हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 2026। इस वीडियो में एक एक अमेंडमेंट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप समझ लीजिए ये वीडियो रेलेवेंट किस सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, यानी आपने कहां तक पढ़ा होना चाहिए जहां से आगे की अमेंडमेंट्स यहां पर डिस्कस करी होंगी। बड़े ध्यान से सुनना स्टार्टिंग के 5 मिनट में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआई का सिस्टम बड़ा सिंपल है। जिस भी अटेम्प्ट में आप पेपर देते हो उससे 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट्स आप पर एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है जनवरी 26 का, तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स कहां तक की एप्लीकेबल हुई थी? 30 जून 2025 तक की अमेंडमेंट्स हुई थी। अगर आपने उससे भी पहले वाला अटेम्प्ट दिया है, सितंबर 2025 अटेम्प्ट तक की तैयारी करी थी, तो वहां पर जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स कवर हुई थी वो हुई थी 28 फेब 2025 तक की। और अब जो हमारा अगला अटेम्प्ट आने वाला है दैट इज मई 2026, वहां पर ऑब्वियसली 6 महीने के हिसाब से देखूं तो 31 अक्टूबर 2025 तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी है हमें। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं इस पीरियड की अमेंडमेंट्स को। इस पीरियड की अमेंडमेंट्स मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं तो 1 जुलाई 2025 से लेकर जो 31 अक्टूबर 2025 के बीच में अमेंडमेंट्स आई हैं, इन 4 महीनों की अमेंडमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो को बनाते समय ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने यहां तक के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने यहां तक के अमेंडमेंट्स कवर नहीं करी तो लेट मी टेल यू, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा। एक मैंने अमेंडमेंट वीडियो बना रखी है जनवरी 26 की, उससे भी पहले तक की अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर रखी तो एक अलग अमेंडमेंट वीडियो मिलेगी आपको सितंबर 25 की। तो पिछली 2 बार की अमेंडमेंट वीडियो का भी मैंने यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले आप उन अमेंडमेंट्स को कवर कर लेना। पिछले दोनों अटेम्प्ट में वैसे ज्यादा अमेंडमेंट्स थी नहीं, तो उनको करने के बाद सिर्फ इंक्रीमेंटल अमेंडमेंट्स हमने यहां पर डिस्कस कर रखी है। साथ साथ जिन बच्चों ने हमारा जीएसटी का बैच अटेंड किया मई 26 का, जीएसटी का बैच जो हमने जनवरी मई 26 के लिए लिया था, क्या उन बच्चों को भी ये अमेंडमेंट वीडियो देखनी है? द आंसर इज यस। आपके बैच में मैंने मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स तो कवर कर ही ली थी, बट स्टिल उस समय जब हम अपने बैच के अंदर कवर करते हैं ना, तो उस पर इतना हाईलाइट नहीं कर पाते क्योंकि उस समय तो हर चीज पहली बार पढ़ रहे हैं। अमेंडमेंट हमेशा एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट होती है। अमेंडमेंट में से पक्का पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं। तो जिन बच्चों ने मई 26 वाला बैच भी हमारा अटेंड किया है, उन्हें भी मैं बोलूंगा ये अमेंडमेंट वीडियो जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक अमेंडमेंट पे मैं फोकस करके उसकी इलस्ट्रेशंस वगैरह सब डिटेल में कराऊंगा। साथ साथ ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में आई थी, जो उस समय मैं अपने बैच में कवर नहीं कर पाया था, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंटल वे में कवर कर रखी है। तो इन शॉर्ट हर वो बच्चा जो मई 26 में अपीयर होने वाला है, चाहे उसने हमारा लेटेस्ट बैच लिया है, चाहे उसने हमारा जनवरी 26 तक का बैच लिया है, उसे ये अमेंडमेंट वीडियो जरूर जरूर देखनी है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब एक बार अमेंडमेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने नोट्स दिखा दूं। अमेंडमेंट नोट्स के अंदर हमने किस तरह से नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहले आपको अमेंडमेंट नोट्स के अंदर समरी वे में एक टेबल मिलेगी। ये लगभग टेबल 1.5 पेज के अंदर आपको सारी अमेंडमेंट्स को कवर करा देगी। आपने देखा होगा हमारा 11 अमेंडमेंट्स हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली 11 इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ है जिसमें हम हमें सर्च करेंगे। तो मैंने यहां पर आपकी रिवीजन के लिए 1.5 पेज की समरी बना दी और हाईलाइट भी कर दिया कौन सी अमेंडमेंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये अभी स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एनालिसिस से। तो एक एक अमेंडमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस आगे दे रखा है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों की दिक्कत ये होती है, वो कहते हैं सर पुराना तो याद नहीं, अमेंडमेंट करेंगे कैसे? तो डोंट वरी, हमारे अमेंडमेंट नोट्स इतनी डिटेल में हमने बनाए हैं कि पहले पुराना नॉलेज आपको हर प्रोविजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पहले पुराना समझा रखा है, मैं पढ़ाते समय में भी अभी क्लास में अपनी अमेंडमेंट वीडियो में ये करूंगा। पहले पुराना प्रोविजन रिवाइज कराऊंगा, फिर आपको इंक्रीमेंटल अमेंडमेंट बताऊंगा और फिर उस पर इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा। इस तरह से आपको अगर चीजें याद नहीं भी हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है। सब कुछ आपको इसी के अंदर साथ साथ कवर मिल जाएगा, करने को मिल जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैं पहले पुराना सिलेबस रिवाइज कर लेता हूं फिर ये वीडियो देखूंगा। फिर ये वीडियो नहीं देखोगे आप, आपको जो रिवाइज कराना मैं करा दूंगा। ठीक है जी। इस नोट्स के अंदर हर अमेंडमेंट के साथ साथ ना सिर्फ अमेंडमेंट को कवर किया है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके लॉजिक, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को भी मैं कवर करता हूं। एज यूजुअल मैंने आपको, अगर आपने हमसे क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा, जब तक उस प्रोविजन की बैकग्राउंड स्टोरी ना मैं बता दूं तब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाता। और मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि टैक्स के अंदर रट्टे मत मारो, प्रोविजन को रटो मत, उसके बैकग्राउंड स्टोरी को पढ़ो। तो यहां पर एक एक अमेंडमेंट की बैकग्राउंड स्टोरी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ऑब्वियसली जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो अलग से, और जो नहीं है वो आपको डिस्क्लेमर के साथ बता दूंगा। साथ साथ इसके अलावा हर जहां जहां पर भी कोई अच्छी हमारी अमेंडमेंट आई है उसकी इलस्ट्रेशंस को भी मैंने साथ साथ डाल दिया है। अभी तक वो अमेंडमेंट आईसीआई ने किसी क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछी। जब आईसीआई मई 26 का आरटीपी निकालेगा तो आरटीपी की डिस्कशन की अलग वीडियो डाल देंगे। अभी हमने हर अमेंडमेंट की अपनी अलग अलग इलस्ट्रेशंस बनाई है।
अब आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें और डिस्कस कर लूं। जो बच्चे जनवरी 26 तक के हैं और मई 26 में आना चाहते हैं, उनके 3 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी एड्रेस कर देता हूं। सबसे पहली बात, सर अगर हमने जनवरी 26 तक की बुक्स यूज करी हैं तो क्या अब मई 26 के लिए हमें नई बुक्स आपकी जो है जीएसटी की उन्हें रेफर करना पड़ेगा या पुरानी बुक से काम चल जाएगा? द आंसर इज पुरानी बुक्स को ही आप चलाए रखो। जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो इस अमेंडमेंट नोट्स के अंदर कवर्ड हैं, आपको अपनी बुक्स बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन बुक्स के अंदर मैंने बहुत जगह नोटिंग करी है, बहुत जगह चीजें मैं आपको लिखवाता हूं, हाईलाइट कराता हूं, फ्लो चार्ट्स बनवाता हूं, वो सब वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हैं और जहां जहां आपको चेंज करवाना है मैं साथ साथ करा ही रहा हूं, ठीक है। सेकेंडली, सर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, क्या वो भी हमें नया लेना पड़ेगा या सेम चलेगा? सेम चलाओगे। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई जिससे पुराने क्वेश्चन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाए, ठीक है। क्वेश्चंस में इंक्रीमेंटल जरा सा चेंज आएगा, वो इलस्ट्रेशंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, तो पुराने क्वेश्चन बैंक को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और थर्डली, सर हम जो जीएसटी की फ्लो चार्ट की बुक आपकी यूज कर रहे हैं, क्या उसे भी बदलना है, नई वाली लेनी है या सेम करना है? द आंसर इज अगेन सेम फ्लो चार्ट की बुक आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फ्लो चार्ट्स के अंदर दिक्कत चेंज आएगी, वो मैं भी साथ साथ ही आपको चेंज करा दूंगा। अपनी फ्लो चार्ट की बुक साथ में लेके बैठिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं साथ साथ ही आपको चेंज करा दूंगा, ठीक है। तो आपको बुक्स में किसी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है मई 26 अटेम्प्ट के लिए। इस बार आई थिंक 24 फेब से, पता नहीं 22 या 24 फेब कहां थी। आप नीचे जो नंबर दे रखा होगा ना, मैं लिख के देता हूं यहां पर, इस नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज के लिए पता कर सकते हैं। हर बार की तरह हमारे 3 टेस्ट इनकम टैक्स के होंगे, 3 जीएसटी के होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होगा। इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज डिजाइन है। जरूर जरूर टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देकर ही आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाती है। So these were certain things which I wanted to tell you. Now let's start with the video. अब let's start with the first amendment जो हमारी आई है। ये जो पहली अमेंडमेंट हमारी है, ये अमेंडमेंट आपने, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह पढ़ते हो, तो आपने सुन ही लिया होगा, जिसे प्यार से जीएसटी 2.0 बोला जा रहा है। जीएसटी 2.0 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स रेट्स में ड्रास्टिक चेंज किया गया, ठीक है जी। मैं आपको पहले बता देता हूं चेंज क्या आया, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के लिए हमें क्या याद रखना है। आपको पता है हमारा कि सीजीएसटी एक्ट जो है, सीजीएसटी एक्ट के अंदर जहां पर रेट की बात कर रखी है, वहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स दे रखा है 20% फॉर सीजीएसटी। अगर मैं आईजीएसटी की बात करूं, आईजीएसटी का लेवी वाला सेक्शन नंबर 5 होता है, वहां पर हाईएस्ट आईजीएसटी के रेट की बात कर रखी है 40% का। बट आज तक ना कभी 40% का रेट लगा ही नहीं था, सीजीएसटी का 20% रेट लगा ही नहीं था। रेट्स हमारे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इन नोटिफिकेशंस के अंदर 4 तरह के ही रेट थे हमारे। अगर 4 तरह के रेट की बात करूं, 5, 12, 18 और 28। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करोगे तो आधा कर दो, 2.5, 6%, 9% और 14%। ये 4 कैटेगरीज के अंदर हमने एक तरह से सारे गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड कर रखा था। गुड्स की बात करूं तो 2 स्पेशल तरह के रेट थे हमारे। 1.25% का रेट होता है, जो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं मैं, हमारी अनप्रोसेस प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं बेसिकली उन पे 0.25% लगता है। और 3% का जीएसटी का रेट होता है गुड्स के केस में, वो भी बहुत लिमिटेड आइटम्स पे लगता है। गोल्ड हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, उन सब के ऊपर 3%। तो गोल्ड में आप बोल सकते हो 4 के अलावा 2 तरह के रेट और होते हैं, अदरवाइज मोटा मोटा बोलूं तो 4 तरह के रेट थे। 22 सितंबर 2025 ये कट ऑफ डेट थी। इस दिन सरकार ने क्या किया, जो हमारे 4 स्लैब थे उनको बदल दिया। अब 3 स्लैब ही हमारे रहेंगे, एक होगा 5% का, 12% का स्लैब ऑल टुगेदर ही हटा दिया गया। 12% का हमारा जीएसटी का रेट ही नहीं बचा। अब 5 के बाद सीधा जीएसटी का रेट 18% होगा, और जो 28% का ब्रैकेट था उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह ब्रैकेट कौन सा बना दिया गया, 40%। तो आज से आपको याद रखना है जीएसटी में हमारे 3 तरह का स्ट्रक्चर चलता है, 5%, 18% और सीधा 40%। ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करोगे तो उनका आधा कर देना, 5 का 2.5 हो जाएगा, 18 का 9% हो जाएगा और 40 का 20% हो जाएगा। जो बच्चे एक्ट से लिंक करके पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा 40 रेट क्यों रखा गया, क्योंकि हाईएस्ट रेट परमिसिबल जीएसटी के अंदर 40% है। अब इसके लिए किया क्या गया, जो 12% वाले गुड्स एंड सर्विसेज थे, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस 12% में थे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को 5% में डाल दिया गया और कुछ को 18% में डाल दिया गया। तो 12 वाले तो 2 हिस्सों में बढ़ गए, 5 और 18 में। ऑब्वियसली कुछ चीजें महंगी होने लग गई थोड़ी बहुत, और कुछ चीजों पे हमारा रेट 5% आ गया तो वो सस्ती होने लग गई। इसी को हम जीएसटी 2.0 बोलते थे, जो दिवाली से पहले आपने देखा बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई, ठीक है जी। 28% की अगर मैं बात करूं, 28% में जितने भी प्रोडक्ट थे ना, कुछ तो 28% से 18% में डाल दिए गए।
जैसे मैं एग्जांपल लूं, टीवी हो गया, एसी हो गया, 32 इंच से बड़े जो टीवी है ना वो 28% में हुआ करते थे, एसी जो है वो 28% में होता था, उनको 18% में ले गए, बट मेजॉरिटी आइटम्स जो 28% वाली थी उनको बढ़ाकर कहां ले गए, 40% के रेट में ले गए। इस तरह से 28% में भी कुछ चीजें 18 में चली गई, कुछ चीजें 40% के अंदर चली गई। तो ये हमारा जीएसटी का पूरा रेट स्ट्रक्चर रिवैम्प करा पूरी तरह से। बट अब मजे की बात सुनो, अच्छा सर वो क्या वो 0.25% वाले और 3% वाले रेट खत्म हो गए, अभी भी हैं? वो अभी भी हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं, वो तो वैसे भी लिमिटेड प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड के ऊपर है ना, उनको कोई नहीं हमने छेड़ा, हमने मेन मेजॉरिटी जो 4 रेट थे उनको 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो चेंज आया जीएसटी 2.0 जिसमें रेट्स चेंज हुए, ये वैसे तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी न्यूज थी, बट हमारे एग्जाम के लिए सीए इंटर एग्जाम्स में इसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस के अंदर ना जीएसटी के रेट सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें रेट्स की जरूरत होती है, हमारा क्वेश्चन हमें रेट प्रिस्क्राइब करता है। तो ये जो पहली अमेंडमेंट मैंने आपके लिए डाली है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। आपको रेट्स ना पहले याद करने थे ना अभी याद करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे अब जीएसटी के क्वेश्चंस नए आएंगे मई 26 और ऑनवर्ड्स में, उसमें कभी भी आपको 12 या 28% का रेट देखने को नहीं मिलेगा। सर इसका मतलब हमारी बुक के अंदर जो पुराने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनमें 12% या 28% का रेट दे रखा था, वो क्वेश्चन बेकार हो गए? बेकार कहां हो गए यार? रेट तो वैसे भी बहुत लिमिटेड यूज होता है हमारे जीएसटी के क्वेश्चंस के अंदर, लास्ट में अप्लाई करना होता है या कभी एक बार बैक एंड कैलकुलेशन करनी होती है, डिवाइड बाय 118 इंटू 100, डिवाइड बाय 112 इंटू 100, ऐसे सिर्फ वहीं पर रेट की रेलेवेंस आती है। तो आपके जो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिलीट मत कर देना, बस ध्यान रखना आगे के लिए फ्यूचर में कभी भी 12 और 28% का रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब रेट होंगे 5, 18 या फिर सीधा 40%। ठीक है जी, क्लियर है यहां पर? बट 2 जगहें ऐसी हैं हमारी जहां पर जीएसटी के रेट हमारे लिए एग्जाम में रेलेवेंट होते हैं। और रेलेवेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो रिवर्स चार्ज की एंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं रेट पे डिपेंडेंट होती हैं। तो जिन 2 जगहों पर रेट हमारे सिलेबस में है वहां पर मैं आपको चेंज करा देता हूं। सबसे पहली बात करते हैं जीटीए की। जीटीए आपको पता कौन होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए के केस में हम सब पढ़ते हैं कि जीटीए के पास फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन होता है कि वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है और वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ले सकता है। अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज की डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी देन रिवर्स चार्ज लग जाता है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट तो 5% पे टैक्स पे करता है हमेशा। बट अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करे तो जीटीए के पास 2 ऑप्शन होते थे, एक होता था 5% वाला और एक होता था 12% वाला। अगर जीटीए ने आगे 5% के हिसाब से टैक्स पे किया तो प्रॉब्लम ये होती थी कि उस आउटवर्ड सप्लाई को करने के लिए, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को करने के लिए जीटीए ने जो भी इनपुट्स यूज करे, जो भी इनपुट सर्विसेज यूज करी और जो भी कैपिटल गुड्स यूज करे, इन सब का आईटीसी डिनाई हो जाता था। बेसिकली मैं आपको बोलता था कि जीटीए सर्विस देने के लिए आपने जो ट्रक खरीदा उस ट्रक का आईटीसी भी नहीं मिलेगा, उस ट्रक का रिपेयर कराओगे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ट्रक का इंश्योरेंस कराओगे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें जिनसे आपने अपनी जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है उनका आईटीसी डिनाई हो जाएगा अगर आप 5% वाले रूट में जाते हो। ऑन दी अदर हैंड जीटीए अगर 5% नहीं 12% वाले रूट में जाता था, वो अपने आउटवर्ड में 12% का टैक्स चार्ज कर लेता है, तो उस केस में उसको सारे के सारे आईटीसी क्या हो जाते थे? अलाउ हो जाते थे। तो 2 ऑप्शन उसके पास होते थे फॉरवर्ड चार्ज में। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स चार्ज में अगर रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ गया वो तो 5% में पे करता था। ये दोनों ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए के पास होते थे। अब क्योंकि 12% का स्लैब ही खत्म हो गया, 12% का रेट ही खत्म हो गया, तो जीटीए को 5 की जगह किसमें, मतलब 5 वाले ऑप्शन में नहीं जाना चाहते तो 12 की जगह अब 18% में डाल दिया। यानी अब जीटीए के दोनों ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन तो 5% वैसे का वैसा रहेगा, जो 12% वाला ऑप्शन था 12 की जगह 18% हो जाएगा। जीटीए 18% में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा तो उसे आईटीसी मिल जाएंगे, बट अगर वो 5% में पे करता रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेंगे। तो 5 और 12 की जगह 5 और 18 याद करना है। हाँ, रिवर्स चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज में पहले भी 5% था, रिवर्स चार्ज में अभी भी 5% है, टू दैट एक्सटेंट प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम रहेगा। क्लियर है ये वाली चीज? तो अभी आपको चार्ट्स के अंदर चेंज करा देता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर हमारा रेट्स रेलेवेंट होते हैं, वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट फॉर पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आपको याद होगा यहां पर रेंटिंग और मोटर व्हीकल करने वाला जो सप्लायर है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगेन वही सेम, अगर एज अ सप्लायर मैं आउटवर्ड में रेंटिंग सर्विस पे 5% चार्ज करूं जीएसटी, तो उस रेंटिंग सर्विस को देने के लिए मैंने जो भी इनवर्ड सप्लाईज ली हैं उनका आईटीसी मुझे डिनाई हो जाएगा। यहां पर बस एक चीज का आईटीसी मिल जाता था 5% रूट में भी, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला अगर मैंने इनवर्ड सप्लाई लिया है,
बेसिकली मैं आगे किसी को रेंटिंग सर्विस देना चाहता था, मेरे पास गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी, मैंने किसी से रेंटिंग सर्विस लेकर आगे किसी को रेंटिंग सर्विस दी, तो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला आईटीसी तो मिल जाता था, बट अदर देन दैट बाकी सारे आईटीसी डिनाई होते थे। बट अगर आप रेंटिंग के अंदर 12% वाले टैक्स में चले जाते थे, आउटवर्ड में आप रेंटिंग वाली सर्विस पे 12% टैक्स चार्ज करोगे, देन आपको सारे आईटीसी मिल जाते थे, गाड़ी का आईटीसी, उसकी रिपेयर, इंश्योरेंस, हर चीज का आईटीसी मिल जाता था। यहां भी आप समझ गए होंगे अमेंडमेंट में चेंज क्या आया, हमारा चेंज यही आया कि अब 12 की जगह हमारे पास रेट कितना हो गया है, 18% का रेट हो गया है। तो अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट फॉर पैसेंजर्स वाले भी 5 की जगह 18% ऑप्शन ले सकते हैं अगर उन्हें आईटीसी लेना है तो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में ना एक रिवर्स चार्ज की एंट्री भी थी, वहां भी 12% का जिक्र आता था। याद कराता हूं क्या हमने रिवर्स चार्ज कब लगाया था रेंटिंग वाली सर्विस के अंदर। हमने पहली चीज बोली थी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। रेसिपिएंट हमारा कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। और तीसरी चीज, सप्लायर ने 12% वाला इनवॉइस इशू नहीं किया होना चाहिए। That was the important condition. The supplier has not issued the invoice carrying the rate of 12%, which meant या तो सप्लायर ने 5% वाला इनवॉइस इशू कर रखा है, या सप्लायर खुद अनरजिस्टर्ड है, उसने कमर्शियल इनवॉइस इशू कर रखा है। उन केसेस के अंदर हमारा रिवर्स चार्ज आता था। फिर से बोलता हूं, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और सप्लायर ने 12% वाला इनवॉइस इशू नहीं किया होना चाहिए। अब आइडली ये 12% वाला इनवॉइस की जगह हम इसको रीड कैसे करेंगे, सप्लायर ने 18% वाला इनवॉइस इशू नहीं किया होना चाहिए। तो ये दो जगहें हैं जहां पर मेरे हिसाब से रेट का इंपैक्ट आएगा हमारे सिलेबस में, और ये दो जगहें मैंने स्पेशली मेंशन कर दी हैं। बाकी जो ये ऊपर मैंने आपको बता रखा है कि कौन से रेट हुआ करते थे, अब कौन से आ गए हैं, ये सब नॉलेज के लिए है, जस्ट रीड करके आप छोड़ सकते हैं। हमारे सिलेबस में ना रेट्स पहले थे ना अब हमारे सिलेबस में है। आर वी क्लियर? ठीक है जी। तो एक बार अपने आप चार्ट्स के अंदर आइए। चार्ट्स के अंदर आपको कहां कहां चेंज करना है। पहले तो ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला जो चार्ट है ना, इसके अंदर आप आएंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट फॉर पैसेंजर्स, सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहां पर पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12% की जगह 18% कर देना, फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो 5% वाला तो सेम टू सेम रहेगा। यहां पर 12 की जगह कितना कर दोगे, फिर से 18% कर दोगे। पहला चेंज तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चार्ट अगर आप आओगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में भी ना मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू मोटर कैब और रेंटिंग ऑफ मोटर कैब दोनों में 5 और 12 के रेट दे रखे होते थे। यहां पर भी 12 की जगह 18 कर देना भाई, दोनों जगह। ठीक है जी। रेंटिंग ऑफ मोटर कैब हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू मोटर कैब हो, दोनों जगह 5 की जगह 12 नहीं आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 12 की जगह 18 रिप्लेस कर देना। और ऐसी अगर आप जाओगे हमारे नेक्स्ट चार्ट में, जहां पर आपको जीटीए में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 में जीटीए पे टैक्स रेट 12% था ना, उसको 18% कर देंगे। और ऑप्शन 3 में जीटीए नॉट पेइंग टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज 12 या 5 था, 12 की जगह कितना कर देंगे, 18% कर देंगे। इन जगह पे आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस आते हैं। अब यहां पर ना थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं। ये तो हो गया एग्जाम की बात, अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात। सर एक चीज तो समझ में आ गई हमें कि 28% में से कुछ चीजें निकल के कहां पर आ गई थी, 18% में। जैसे कि मैंने आपको बोला टीवी सस्ते हो गए, एसी सस्ते हो गए, या इवन तक की गाड़ियां जो 1200 सीसी से कम है पेट्रोल गाड़ियां, और 1500 सीसी से कम है डीजल गाड़ियां, वो भी 28 की जगह 18% में आ गई। बट सर ये जो चीजें हैं अब 28 से निकल के 40 में गई, ये कौन सी है? 28 की जगह 40 में चली गई, तो मैंने यहां पर आपके लिए नॉलेज के लिए लिख दिया, ये कौन सी थी? या तो लग्जरी आइटम्स थी, या जिन्हें सिन गुड्स बोलते हैं। सिन गुड्स मतलब डीमेरिट गुड्स, जिनका सोसाइटी पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इन सारी चीजों को, एग्जांपल हाई एंड एसयूवीज, हाई एंड एसयूवीज की मैंने डेफिनेशन लिखी। वैसे पेट्रोल में 1200 सीसी से ज्यादा और डीजल में 1500 सीसी से ज्यादा का जिनका इंजन होता है, उनको हमने डाल दिया। सेकेंडली एरेटेड बेवरेजेस, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई जिसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो हमने कवर कर ली। फिर टोबैको प्रोडक्ट्स, उनको डाल दिया। और लास्ट में बेटिंग गैम्बलिंग, इन सारी चीजों को 28 की जगह 40% में डाल दिया। तो सर ये तो और ज्यादा महंगी हो गई, इन पे तो रेट बढ़ा दिए। तो सर इनमें दिक्कत नहीं आई? लेट मी टेल यू, अगली सेकेंड अमेंडमेंट से लिंकिंग कराता हूं। ये जो 28 से 40 गई ना, ये 40 में जाने के बावजूद चीजें महंगी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्हीं चीजों पर एक सेस लगता था जिसका नाम था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस,
जब इनको 28 से 40 में भेजा तो वो जो सेस लग रहा था कॉम्पनसेशन सेस उसको हटा दिया गया। तो ये कहने के लिए ऐसा लगता था ये आइटम सारी 28 वाली हैं, जबकि इनकी 28 के ओवर एंड अबव इन पे सेस लगता था। कुछ चीजों पे सेस 3 या 4% था, कुछ पे 12% सेस था, कुछ जगहों पे 15% का सेस था। तो जब वो सेस हटा दिया उधर से तो 28 का अगर 40 भी गया तो भी ज्यादा असर नहीं पड़ा। ठीक है जी, which brings me to my amendment number 2। amendment number 2 हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से रिलेटेड ही है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का। चैप्टर 1 में मैंने आपके साथ बता रखा है, जब जीएसटी लाया गया था 1 जुलाई 2017 को, उस समय क्योंकि जीएसटी पुराने जमाने के अंदर हमने डिस्कस किया था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम होता था, जहां पे ओरिजिन बेस्ड स्टेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनको टैक्स ज्यादा मिलता था क्योंकि सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स की कलेक्शन इनके पास जाती थी। जैसी जीएसटी का सिस्टम आया, जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल है, जहां पर गुड्स की डेस्टिनेशन स्टेट के पास टैक्स जाता है। आईजीएसटी का 50% हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट के पास चला जाता है। इस वजह से जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लेते हैं यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गए, ये कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स हैं, इनको फायदा हुआ, बट ओरिजिन बेस्ड स्टेट्स को नुकसान होने लग गया, जहां पर अब टैक्स कलेक्शन नहीं जाएगी। उस समय इन स्टेट्स को मनाने के लिए सरकार ने बोला था हम 5 साल तक तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे अगर तुम्हें कोई भी नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। 5 साल तक कॉम्पनसेशन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। और ये जो सरकार ने गारंटी दी थी, इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ही डाल दिया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी तो दे दी थी, उसके लिए पैसे कहां से आए? इसके लिए एक सेस लाया गया था जिसका नाम था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये सेस ओरिजिनली 5 साल के लिए चलने वाला था। इस सेस का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती जोन सी स्टेट की भी रेवेन्यू शॉर्ट रह गई है, जीएसटी में उनको शॉर्टफॉल आया है, उनका पुरानी रेवेन्यू के मुकाबले कलेक्शन नहीं आई, वो शॉर्टफॉल उस स्टेट्स को दे देती। यानी हक तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का था लीगली, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसे यूज किसके लिए करने वाली थी? टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स। 5 साल के लिए कॉम्पनसेट करने वाले थे 30 जून 2022 तक, तो 5 साल तक लगना था। बट हुआ क्या? फिर मैंने आपको कहानी बताई थी क्लास के अंदर कि 2020 और 2021 में कोविड की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शंस भी गिरी, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शंस भी गिरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों सालों में लोन लेना पड़ा, लगभग 1.5 लाख करोड़ का, 1.36 लाख करोड़, और अगले साल भी ऐसी लोन लेना पड़ा था। इतना ज्यादा सरकार को लोन लेना पड़ा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना तो बंद कर देंगे, हमारी गारंटी थी 30 जून 2022 तक, बट हम सेस 30 जून 2022 के बाद भी लगाते रहेंगे। क्यों? वो जो लोन लिए थे हमने 2020 और 2021 में, हम उस लोन को अलोंग विद इंटरेस्ट वापस पे करेंगे। एंड दैट इज हाउ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जो कि 30 जून 2022 को खत्म हो जाना चाहिए था, उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 कर दी गई। यहां तक की कहानी मैंने आपको क्लास में बताई थी। अब हुआ क्या? 2025 के एंड में जब ये बैठे थे, सितंबर के आसपास अमेंडमेंट कर रहे थे, इन्होंने बोला 31 मार्च 2026 तो आ ही गया। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अच्छा ये जीएसटी कॉम्पनसेशन लगता किस पे था? सारी आइटम्स पे तो लगता नहीं था, ये कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पे लगता था। और ये स्पेसिफाइड आइटम्स कौन सी वाली हैं? आमतौर पर 28% वाली आइटम्स ही होती थी। तो 22 सितंबर 2025 को क्या किया, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो कॉम्पनसेशन सेस में थी उन पे सेस को खत्म कर दिया गया। 22 सितंबर को ही सेस खत्म कर दिया गया मेजॉरिटी चीजों पे। ओरिजिनली प्लान कब तक था? 31 मार्च 2026 तक का, बट हमने देखा 22 सितंबर को ही हम 28 का 40% रेट कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे सेस खत्म कर देते हैं। बट एक आइटम ऐसी थी जिसपे सेस लगता रहा 22 सितंबर को भी, और वो आइटम कौन सी थी? एक तो नहीं है बेसिकली, मतलब एक कैटेगरी है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सिगरेट हो, पान मसाला हो, गुटखा हो, च्युइंग टोबैको हो, जारदा हो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीड़ी हो, इन पे 22 सितंबर को सेस खत्म नहीं हुआ था। इनफैक्ट 22 सितंबर का इनका रेट भी 40 नहीं किया गया था। बाकी सारी चीजें जो 28% वाली थी उनको तो 40 में ले गए थे वो, बट टोबैको प्रोडक्ट्स को 40 में नहीं लेके गए थे। वो 28% भी टैक्सेबल होता रहा 22 सितंबर को, और उस पर सेस भी लगता रहा। बट 1 फरवरी 2026, अभी लेटेस्ट, ये वीडियो मैं फरवरी 2026 में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 1 फरवरी 2026 को ही क्या हुआ है, इन गुड्स को, टोबैको गुड्स को भी अब फाइनली 28 की जगह 40% पे ले जाया गया है, और इनके ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है। यानी अब जाकर फाइनली 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को फाइनल गुड बाय बोल दिया हमने, अब ये नहीं लगेगा। तो जरा समझो, फिर से एक बार क्रोनोलॉजी बता देता हूं। 30 जून 2022 तक ये खत्म होना था,
लोन लेने की वजह से लोन की रीपेमेंट करने के लिए 31 मार्च 2026 इसकी टारगेट डेट रखी गई। बट 31 मार्च 2026 से पहले ही 22 सितंबर 2025 वाले दिन मेजॉरिटी आइटम्स जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस से हटा दी गई। सिर्फ एक तरह की आइटम ही, एक कैटेगरी ऑफ आइटम्स इसमें रखी गई, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स। 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस लगता रहा, मगर 1 फरवरी 2026 को फाइनली जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस खत्म कर दिया गया है और उधर से इन सिगरेट वगैरह वाली आइटम्स जो हैं उनको 28 की जगह 40% में डाल दिया। तो अब इस सेस नाम का कोई सेस नहीं है। मगर यहीं पर आया एक्स्ट्रा नॉलेज का एक और पॉइंट आपके लिए। सिगरेट्स वगैरह पे ना, सिगरेट हो गई और ये जितने भी मैंने पान मसाला वगैरह वाले आइटम्स बताई, इन पे कॉम्पनसेशन सेस इतना ज्यादा लगता था क्योंकि सिन आइटम्स है ना, जिन पे हेवीली टैक्स कर भी दिया सरकार, मतलब नोबडी हैज सिंपैथी विद दीस प्रोडक्ट्स, प्लस सरकार की भी कलेक्शन बढ़िया आ जाती है। और आपने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में इनकी डिमांड भी इनइलास्टिक ही होती है, तो ज्यादा डिमांड पे भी फर्क पड़ता नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार टोबैको पे भर भर के कॉम्पनसेशन सेस लगाती थी। अब इन्होंने कॉम्पनसेशन सेस 1 फरवरी को जैसे खत्म किया, उधर से मैं मानता हूं इनके रेट को 28 की जगह 40 कर दिया, बट डिस्पाइट दैट ये चीजें सस्ती होने वाली थी क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन पे सेस बहुत ज्यादा लगता था। 12% अगर तुम टैक्स रेट बढ़ा दोगे उससे सेस की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सरकार ने सोचा यार अब लोगों को आदत पड़ी चुकी है सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगने की, हमें देखो कॉम्पनसेशन सेस खत्म करना तो मजबूरी है क्योंकि वो एक पर्पस के लिए लाया गया था, लोन रीपे हो गए, इंटरेस्ट रीपे हो गए, उसे तो खत्म करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसा कहा, मैंने न्यूज में पढ़ा था कि 40-50 हजार करोड़ की शायद एक्स्ट्रा कलेक्शन होने वाली थी सरकार को। फाइनल फिगर भी सरकार ने रिवील नहीं करी कितनी एक्स्ट्रा कलेक्शन हुई है, बट सेस तो, कॉम्पनसेशन सेस तो खत्म करना ही करना था। देखो वो क्योंकि वो लिमिटेड पर्पस के लिए लाया गया था, बट सरकार के मन में लालच आ गया। सरकार ने बोला यार अब इन आइटम्स को सस्ता तो नहीं करने देंगे हम, तो दे ब्रॉट अ न्यू सेस, नया सेस इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस। अब पहली बार मैंने ऐसा कोई एक्ट देखा है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बना के दिया है इन्होंने, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस। एंड ये एक ऑल टुगेदर नया एक्ट के रूप में लाया गया है। इसके लिए नया एक्ट पार्लियामेंट से पास करवाया गया, विंटर सेशन में अभी पास करवाया इन्होंने। और 1 फरवरी 2026 से टोबैको आइटम्स के ऊपर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वाला सेस भी साथ साथ लगेगा। तो समझो जरा, अगर आप टोबैको आइटम्स को कंपेयर कर रहे हो, इन पे पहले क्या लगता था, लेट्स टॉक अबाउट टोबैको ओनली। टोबैको पे पहले लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी, वो आपको पता ही है, इट इज वन ऑफ दोस आइटम जिस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा लगता था जीएसटी, जीएसटी हमारा लग जाता था कितना, जीएसटी यूज्ड टू बी एट द रेट ऑफ 28%। एंड देन इसके ऊपर लगता था सेस, कौन से वाला सेस, कॉम्पनसेशन सेस। अब 1 फरवरी के बाद क्या होगा, 1 फरवरी 2026 के बाद इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। अब इनके ऊपर जो जीएसटी है वो 28 की जगह 40% पे लगने लग जाएगा। ऑब्वियसली सीजीएसटी 20%, आईजीएसटी 40%, और इसके अलावा इस पे टैक्स लगेगा कौन सा, एनएस सेस, ये इस पे लगना शुरू हो जाएगा। सो पहले भी टोबैको इंडिया के अंदर हेवीली टैक्स था, अब भी टोबैको इंडिया में हेवीली टैक्स है, बस चेंज आ गया 1 फरवरी 2026 से। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नाम का जो सेस हुआ करता था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये जो नया सेस आया है ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया, ये हमारे मुझे नहीं लगता सिलेबस के अंदर डाला जाएगा क्योंकि इसका ऑल टुगेदर एक अलग एक्ट है और इस अलग एक्ट के ना मैकेनिज्म भी सारा कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जीएसटी लॉ वाली कंप्लायंसेस ही लगेंगी, जीएसटी वाली रिटर्न ही लगेगी। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए तो ना सारी कंप्लायंसेस वही आती थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू वही यूज होती थी, वही जीएसटीआर 1, वही जीएसटीआर 3 भी, सब कुछ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए सीजीएसटी एक्ट का चलता था। बट ये एक्ट ऑल टुगेदर अलग है, तो आई डोंट थिंक आईसीएआई उसको आपके सिलेबस में इंप्लीमेंट करेगा। सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे उन दिनों जब ये चेंजेस आ रहे थे ना, मेरा बैच चल रहा था, मुझे याद है बहुत बच्चे मेरे से बार बार डाउट पूछ रहे थे कि सर 28 वाली चीजें 40 में जा रही हैं, ये तो महंगी हो जाएंगी, सर सेस खत्म हो जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी किस तरह से सरकार ने सारी चीजों को डील किया। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा जीएसटी 2.0 वाली अमेंडमेंट्स जो मैंने आपका सबसे पहले डिस्कस कर ली। ठीक है, मैंने बाद के लिए टांगा भी नहीं, मैंने कहा पहले डिस्कस कर लेते हैं इनको क्योंकि ये तो आपने कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह में सुन ली होंगी। अब आते हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं। ये दोनों अमेंडमेंट जो मैंने आपको बता दी एग्जाम के लिए सिर्फ एक एक लाइन आपको याद रखनी है, और वो 12 की जगह जो 18 हुआ है ना, बस एग्जाम के लिए वो वाली चीजें रेंटिंग और जीटीए में याद रखना है। सेस के अंदर याद रखना है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस खत्म हो गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात
एग्जेम्पशन और ईसीओ, ये वाली जो अमेंडमेंट है मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट नंबर 3 अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस बार के अटेम्प्ट के लिए, और आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे क्वेश्चन पक्का पक्का आना चाहिए। इनफैक्ट आरटीपी जो आएगा ना मई 26 का, उसके अंदर भी आपको ये टॉपिक देखने को पक्का पक्का मिलेगा। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। हमारा जीएसटी के अंदर एक सेक्शन होता है, सेक्शन का नाम होता है 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 5 किसके ऊपर होता है? ईसीओ के लिए। ईसीओ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसी कोई वेबसाइट, कोई ऐप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा सकते हैं। ईसीओ आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक वो जो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद अपना सामान बेचते हैं, ठीक है जी। एक वो होते हैं जो मार्केट प्लेस मॉडल में काम करते हैं। मार्केट प्लेस मतलब इनके ऊपर ये खुद सामान नहीं बेचते, इनकी ऐप, इनकी वेबसाइट पे कुछ सप्लायर्स रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ रेसिपिएंट यानी बायर्स रजिस्टर्ड होते हैं। असली में ट्रांजैक्शन सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा होता है, बट वो ट्रांजैक्शन इनकी ऐप के थ्रू हो रही होती है। 9(5) हमेशा मार्केट प्लेस मॉडल में लगता है। कभी भी जब ईसीओ अपने प्लेटफॉर्म से जब अपने गुड्स एंड सर्विस बेचता है वहां पर 9(5) नहीं लगता। 9(5) क्या कहता है? अगर कोई सप्लायर है और वो सप्लायर सर्विसेज का सप्लायर है, उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, एक ईसीओ के थ्रू दी हैं, मार्केट प्लेस ईसीओ के थ्रू, और रेसिपिएंट को दी हैं, और ये सर्विसेज हमारी नोटिफाइड सर्विसेज हैं। तो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में हम सप्लायर को बोलेंगे टाटा बाय बाय, आज से तुम सप्लायर नहीं हो, यानी एक्चुअल सप्लायर को सप्लायर ना मानकर हम ईसीओ को डीम्ड सप्लायर मान लेंगे और ईसीओ से टैक्स पे करवाएंगे, ईसीओ से इनवॉइसिंग करवाएंगे, ईसीओ से रिटर्न फाइल करवाएंगे। एवरीथिंग विल बी डन बाय ईसीओ। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली बात तो मार्केट प्लेस ईसीओ होना चाहिए, सिर्फ सर्विसेज का केस 9(5) में कवर हो सकता है, और सर्विसेज नोटिफाइड होनी चाहिए। अब इन सर्विसेज को नोटिफाई करने के लिए हमारी नोटिफिकेशन नंबर होती है 17/2017, जिसमें एट प्रेजेंट 4 सर्विसेज ऑलरेडी नोटिफाइड है। एक बार रिवाइज करा दो 9(5) के अंदर कौन कौन सी 4 सर्विसेज नोटिफाइड है। सबसे पहली सर्विसेज हमारी जो नोटिफाइड है वो कौन सी है? अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हैं, उसमें भी आपको याद होगा 2 अलग अलग पॉइंट बना रखे थे हमने, 1 और 2। एक में ओमनी बस अलग से हमने बना रखी थी। दूसरा, अगर हम अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी होटल, गेस्ट हाउस वगैरह के अंदर। तीसरी, अगर हम हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मैंने अर्बन क्लैप वगैरह का एग्जांपल लिया था, प्लम्बिंग वगैरह भी कवर हो जाएगी। और लास्ट, अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली चारों सर्विसेज 9(5) में कवर होंगी, उसकी एक्सेप्शंस भी थी, मैं उन एक्सेप्शंस और कंडीशंस में नहीं जा रहा। ये 4 सर्विसेज अगर हमने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी, तो जो ऐप है बेसिकली उबर हो गया, ओला हो गई, और मैंने मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लिया था, अर्बन क्लैप का एग्जांपल लिया था, अर्बन कंपनी बन गया वो सब लाइबल हो जाएंगे। और एक्चुअल सप्लायर को हम कहेंगे आज से तू सप्लायर नहीं माना जाएगा, ईसीओ सप्लायर माना जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। इसके अंदर पहली अमेंडमेंट आई है, इसमें एक 5वीं एंट्री और आई है, बताऊंगा अभी। तो मैंने रिवाइज क्यों कराया आपको? क्योंकि एक नई एंट्री आई है। साथ साथ बिफोर आई टेल यू दैट एंट्री, एक एग्जेम्पशन से रिलेटेड भी रिवीजन करा देता हूं। एग्जेम्पशन के अंदर हमने पढ़ा था, चार्ट ही खोल रखा है, चलो चार्ट के अंदर ही देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जाएं, खासकर रोडवेज में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू रोडवेज हो रहा है, अगर जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो वहां पे तो पूरा चार्ट है, वहां फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है, रिवर्स चार्ज भी लग सकता है। वहां पर गुड्स के बेसिस पे भी एग्जेम्पशन दे रखी है हमने। रेसिपिएंट तुम्हारा स्पेसिफाइड नहीं है तो भी एग्जेम्पशन दे रखी है। तो जीटीए में तो हर चीज होती है, फॉरवर्ड, रिवर्स। 18% रेट, 5% रेट, 18 और 5% रेट वाले में चक्कर है। वहां पर कुछ एग्जेम्पशंस भी है जीटीए के अंदर। अगर तुम कुरियर के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो हमारा वहां पे टैक्सेबल है, वहां बड़ा सिंपल होता है, 18% फॉरवर्ड चार्ज। और अगर तुम इन दोनों के अलावा, यानी तुम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कर रहे हो और तुम जीटीए में भी फॉल नहीं कर रहे हो और तुम कुरियर भी नहीं हो, तो उस केस के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल रखी थी। और यहां पर हमने खास बात करी थी, ये यहां पर वो लोग आएंगे कवर जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप कंसाइनमेंट नोट इशू कर देते हो फिर तो आप जीटीए बन जाते हो। इफ यू नॉट इशूइंग द कंसाइनमेंट नोट देन यू आर नॉट अ जीटीए, एंड अगर आप जीटीए और कुरियर दोनों से बाहर हो जाते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। इस एंट्री को याद रखिएगा, यहां पर अमेंडमेंट आई है। ठीक है जी, तो अब अमेंडमेंट किससे रिलेटेड आई है, ध्यान से वर्ड पढ़िए। अमेंडमेंट आई है लोकल डिलीवरी सर्विसेज। लोकल डिलीवरी सर्विसेज में क्या आ गया? आजकल आपको पता है कि पूरा एक मार्केट बन गया जिसे गिग वर्कर्स बोलते हैं।
लोकल डिलीवरी सर्विस में दोनों सेट ऑफ सर्विसेज आएंगी। सबसे पहली बात, आज आपको अपने घर के मतलब अपनी सेम सिटी में अपना कोई सामान किसी को भिजवाना है, तो चाहे उबर हो, चाहे आपका स्विगी हो, चाहे आपका जोमेटो, इन सब ने ये सर्विसेज शुरू कर दी हैं। उबर की अगर आप ऐप खोलोगे, उसमें जरूरी नहीं है आपको गाड़ी बुलानी है या बाइक बुलानी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपको अपना सामान भिजवाना है तो उबर पार्सल नाम से शायद ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपना सामान भिजवा सकते हो। आज मैं बहुत बार इसको यूज करता हूं, मेरे को अपने घर से एकेडमी में कई बार कुछ सामान भिजवाना हो, मेरे घर से मेरी एकेडमी लगभग 15-20 किलोमीटर दूर होगी, तो मुझे कई बार सामान भिजवाना होता है, तो मैं उबर पार्सल के थ्रू उस सामान को भिजवा देता हूं। एक राइडर आता है, वो मेरे सामान को ले जाता है, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ उबर के थ्रू, वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हुआ। सेम फैसिलिटी अगर आप स्विगी ऐप यूज करते हो, स्विगी आमतौर पे तो किसके लिए होती है, इंस्टामार्ट घर की ग्रोसरी मंगवाने के लिए या फूड मंगवाने के लिए, बट स्विगी के अंदर एक स्विगी जीनी नाम का ऑप्शन होता है। स्विगी जीनी में भी सेम चीज होती है, अगर आपको अपने गुड्स किसी और को भिजवाने, आप भिजवा सकते हो। और तो और इसकी ऑल टुगेदर टोटली अलग ऐप भी है, डंजो है इसके अंदर, आपको पता है डंजो भी ये काम करता है। और तो और पोर्टर नाम की एक ऐप आ गई है, पोर्टर का काम भी यही होता है। वो तो इनफैक्ट आप बाइक छोड़ो, छोटा सामान छोड़ो, आपको थोड़ा और बड़ा सामान भिजवाना है जिसके लिए टेम्पो लगेगा, और ज्यादा सामान भिजवाना है जिसके लिए ट्रक लगेगा, वो हर चीज पोर्टर ऐप के थ्रू भेजी जा सकती है। तो अब विद टाइम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ईसीओज एंट्री मार गई है। अब ये भी क्या करते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करते हैं। अच्छा, यहां पर भी दोनों तरह का काम होता है। दो तरह के ईसीओ हैं। एक तरह के ईसीओ हैं जो ये लोकल डिलीवरी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला ना, लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात चल रही है, ये लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जिसके अंदर ईसीओ खुद ही सप्लायर है। दिस इज लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय ईसीओ। बाय ईसीओ मतलब डंजो का एग्जांपल ले लेता हूं। डंजो खुद ही उसने अपनी एम्प्लॉइज हायर कर रखे हैं और अपने एम्प्लॉइज से वो डिलीवरी का काम करता है। तो वहां पे उसने मार्केट प्लेस नहीं बना रखी, उसने खुद के एम्प्लॉइज से वो काम करवाता है। दिस इज जस्ट लाइक, जैसे मैंने आपको समझाया था, एवीजे इज नॉट अ मार्केट प्लेस। एवीजे की वेबसाइट पर एवीजे की खुद की क्लासेस ही लिस्टेड है, तो एवीजे इज अ ईसीओ, बट एवीजे उन क्लासेस के लिए सप्लायर भी है। जबकि Amazon, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस होते हैं, वहां पर सप्लायर कोई और होते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं। सेम वे में लोकल डिलीवरी सर्विसेज में पहली तरह के एग्जांपल हो गए जो खुद ही लोकल डिलीवरी देते हैं, और दूसरी तरह के एग्जांपल हो गए मार्केट प्लेस। जो मैंने अभी आपको उबर का एग्जांपल लिया, जो मैंने अभी आपको स्विगी का एग्जांपल लिया, स्विगी जीनी का एग्जांपल लिया, ऐसी जोमेटो में भी कोई होगा यार, मैंने चेक नहीं किया उसको, उसने अपनी सर्विस का नाम क्या रखा है। इसी तरह से पोर्टर का जो मैंने एग्जांपल लिया, ये सब मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करते हैं, जहां पर जो डिलीवरी करने आया है, वो बाइक वाला जो पर्सन आया है, जो टेम्पो वाला आया है, वो एक्चुअल सप्लायर है। उसे गिग वर्कर बोलते हैं या उसे ये डिलीवरी एजेंट बोल देते हैं, क्योंकि वो ना इनका एम्प्लॉय नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक है जी। और एक तरफ हम होते हैं जिसने कहा है कि मेरा सामान इधर से इधर भेज दो, हम तो होते हैं रेसिपेंट होते हैं। मैंने कहा जी मेरा लैपटॉप ना अकेडमी तक छोड़ाओ, या मेरे अकेडमी से लैपटॉप ले आओ मेरा, तो ये मैं रेसिपेंट हो गया, जो लेने आया वो एक्चुअली गिग वर्कर हो गया या डिलीवरी एजेंट हो गया, वो ध्यान देना एम्प्लॉय नहीं है। और मैंने जिस ऐप को यूज किया उबर स्विगी को, वो हमारे ईसीओ हो गए। तो यहां पर भी मार्केट प्लेस मॉडल है। तो हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, लोकल डिलीवरी सर्विसेज बाय ईसीओ, यहां पर लिखा होगा थ्रू ईसीओ। बाय और थ्रू वर्ड को समझ जाइए ध्यान से। जब भी बाय ईसीओ लिखा होगा तो वो उस मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल की बात कर रहे हो जहां पर वो ईसीओ वाला खुद ही क्या कर रहा है, उसकी खुद की ऐप है, खुद की वेबसाइट है, जहां पर आप जाके बुक करते हो डिलीवरी सर्विस, और वो खुद ही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज के थ्रू। ठीक है जी। मुझे जहां तक पता है डंजो इस मॉडल में काम करता है। आई मे बी नो रॉन्ग, सम कुछ जगहों पे डंजो भी शायद मार्केट प्लेस की तरह काम करता हो, बट काफी जगहों पे डंजो इस मॉडल में काम करता है। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी मार्केट प्लेस हैं, पोर्टर वगैरह, ये मार्केट प्लेस मॉडल में काम करते हैं, जहां पर गिग वर्कर्स, जहां पर लोकल डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, ये आप से ऑर्डर लेते हैं और इन्हें ऑर्डर पास ऑन कर देते हैं। बेसिकली ये मार्केट प्लेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू ईसीओ। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब दोनों मॉडल समझ में आ गए। अब देखो एक एक करके हमने अमेंडमेंट क्या करी। अमेंडमेंट नंबर 1, सबसे पहले अमेंडमेंट हमने बोली, ये जो हमारी एग्जामिशन पढ़ाई मैंने अभी आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अगर हम जीटीए भी नहीं है और अगर हम कुरियर सर्विस भी नहीं है, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड क्या होती थी, एग्जेम्प्ट। एंड मोस्ट ऑफ दी लोकल डिलीवरी वाले जो एजेंट्स हैं, लोकल डिलीवरी वाले जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो यहां पर एग्जामिशन क्लेम कर लेते थे। वो कहते थे जी हम तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ना हम जीटीए वाले, क्योंकि कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करना होता हमें। कंसाइनमेंट नोट किसको इशू करना है, किसको नहीं करना, मैंने आपको बोला था हमारे देश में एक अलग एक्ट है, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री डिसाइड करती है वहां पर। तो
आमतौर पे कंसाइनमेंट नोट वहां इशू होता है जहां पे वो गुड्स की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंडीशन है। तो ये सारे वर्कर ना कंसाइनमेंट नोट इशू करते नहीं थे, कहते थे हम जीटीए के अंदर कवर नहीं हो रहे, और हम जीटीए में भी कवर नहीं हो रहे, हम कुरियर में भी कवर नहीं हो रहे, क्योंकि वहां तो हम टाइम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं। तो वो इस जगह पे एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते थे। हमने सबसे पहली बार क्या बोल दिया, हमने कहा अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज बाय ईसीओ जा रही है या लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू ईसीओ जा रही है, कहीं ना कहीं ईसीओ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। या तो ईसीओ डंजो मॉडल में खुद लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है, या मार्केट प्लेस मॉडल में सर्विसेज उसके थ्रू जा रही हैं, उसके मार्केट प्लेस ऐप के थ्रू जा रही हैं, तो ऐसे को हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, यानी इनके लिए एग्जेम्पशन को इनएप्लीकेबल कर दिया। इन शॉर्ट लोकल डिलीवरी सर्विसेज अब एग्जेम्प्ट नहीं होंगी इस एंट्री में, वो क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल। एक और आर्ग्यूमेंट है, यहां तो वो लोग आते जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, बट मैंने भी आपको बताया पोर्टर जैसी एप्स आ गई हैं, यहां पर तो बड़े बड़े टेम्पो वाले भी अपने आप को रजिस्टर करके बैठे हैं। आज की डेट में अगर आपको अपना घर शिफ्ट करना है ना, पूरा एक जगह से दूसरी जगह, पूरा घर शिफ्ट कर देंगे तुम्हारा ट्रक के अंदर, बड़े ट्रक के अंदर, पोर्टर ऐप के थ्रू। बहुत सारे बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन अपना कितना कितना किलो सामान पोर्टर ऐप के थ्रू भिजवा रहे हैं आज की डेट में। तो अब यहां पर ना बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स भी होंगे मार्केट प्लेस मॉडल में जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, तो वो तो इस एंट्री को यूज ही नहीं कर रहे थे, वो तो जीटीए की एंट्री में डाल जा रहे थे। इसलिए हमने अमेंडमेंट नंबर 2 क्या करी, हमने जीटीए की जो डेफिनेशन है, जीटीए की डेफिनेशन आपको याद होगा, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, यानी कि 12/2017 में दे रखी है। हमने जीटीए की डेफिनेशन में बोल दिया, जीटीए मींस एनी पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज द कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये डेफिनेशन थी ना। और उसमें आगे डाल दिया बट डज नॉट इंक्लूड वो पर्सन जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है, या तो थ्रू क्या कहते हैं, थ्रू ईसीओ या फिर बाय ईसीओ। ईसीओ खुद सर्विस दे रहा है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, उसे जीटीए नहीं बोलेंगे। ईसीओ के थ्रू, पोर्टर ऐप के थ्रू हम सर्विस दे रहे हैं, लोकल डिलीवरी सर्विस, हम कंसाइनमेंट नोट इशू करते भी हैं, तो भी हम जीटीए नहीं होंगे। इन शॉर्ट हमें जीटीए फायदा भी नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स बोलूं, पहली और दूसरी अमेंडमेंट का क्रक्स ये निकल के आया, लोकल डिलीवरी सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल होंगी, और वो 18% पे टैक्सेबल होंगी। क्यों 18 में टैक्सेबल होंगी, हमने उनको जीटीए से भी बाहर कर दिया, और जीटीए के अलावा जो जीटीए और कुरियर में फॉल नहीं होते थे, जिनके लिए एग्जामिशन होती थी, उससे भी बाहर कर दिया। इन शॉर्ट पहले तो हमने लोकल डिलीवरी सर्विसेज को टैक्सेबल करने वाला काम पूरा किया। ठीक है जी, समझ में आ गया। पहली दोनों अमेंडमेंट्स का काम क्या है, एग्जामिशन नोटिफिकेशन में 2 जगह डाली हमने, जो हमारी अदर देन कुरियर और अदर देन जीटीए वालों की एग्जामिशन थी, वहां से बाहर कर दिया लोकल डिलीवरी सर्विसेज वालों को। और दूसरी बात, हमने यहां से भी जीटीए की डेफिनेशन से भी बाहर कर दिया, ताकि जीटीए का रिवर्स चार्ज, जीटीए का 5% वाला ऑप्शन, जीटीए की जो एग्जामिशन होती थी, वो सब इस पे ना लगे। लोकल डिलीवरी सर्विस टैक्सेबल है। अब अगला सवाल है, सर टैक्सेबल तो कर दिया, ले किससे? अब ध्यान दो, अभी तक आपको दोनों मॉडल दे रखे हैं, लोकल डिलीवरी सर्विसेज बाय ईसीओ या फिर थ्रू ईसीओ। बाय ईसीओ में तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ईसीओ खुद है, तो यहां तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाए कोई दिक्कत नहीं। डंजो जैसी बड़ी कंपनी लोकल डिलीवरी सर्विसेज पे टैक्स पे कर देगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है यहां पर छोटे छोटे गिग वर्कर्स बेचारे, वो अगर टैक्स पे करने लग गए। एक तो अभी आपको पता है उन्होंने रिसेंटली स्ट्राइक करी थी, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो, क्रिसमस पे 2025 का क्रिसमस कह रहा हूं मैं, और न्यू ईयर जो आया अभी 1 जनवरी 2026, 31 तारीख को बेसिकली उन्होंने स्ट्राइक करी थी, ये कहकर कि हमें बहुत कम पैसे मिल रहे थे। इसको लेकर काफी इशू भी आ गया। उसके बाद इन्होंने 10 मिनट वाला डिलीवरी वाला वो टैग हटा दिया। आप सबने वो कंट्रोवर्सी सुनी होगी। एक तरफ गिग वर्कर कह रहा है मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, मैं प्रोटेस्ट करता फिर रहा हूं बेचारा, और दूसरी तरफ सरकार लोकल डिलीवरी सर्विसेज पर टैक्स लगा रही है। तो हमने कहा डर मत, 9(5) में जहां पे 4 सर्विसेज थी ना, इसको भी हम 9(5) में नोटिफाई कर रहे हैं। तो अगली अमेंडमेंट हमने नोटिफिकेशन 17/2017 में करी। 4 एंट्री जहां पर थी, रेस्टोरेंट वाली एंट्री के बाद हमने क्या डाला, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी सर्विसेज एक्सेप्ट अगर वो जो डिलीवरी पार्टनर है वो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 है। यानी यहां पर ब्लैंकेट नहीं दिया, जैसे हमने अकोमोडेशन सर्विस में आपको याद होगा, हाउसकीपिंग में आपको याद होगा, उनको भी 9(5) में कवर करते समय हमने बोला था सप्लायर शुड बी एनी पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25, यानी छोटा सप्लायर होना चाहिए। अगर वो सप्लायर खुद ही बड़ा सप्लायर है फिर तो वहां पे 9(5) नहीं लगेगा। सेम चीज यहां पर कंटिन्यू कर रखी है। तो अब ले देकर ना हमारे पास 3 केसेस बन जाते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं 3 केसेस कौन कौन से। पहला केस, जहां पर
डंजो जैसा मॉडल है, ईसीओ खुद ही लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस मार्केट प्लेस मॉडल, बट मार्केट प्लेस मॉडल में भी दो चीजें आएंगी। पहला, जो ये सप्लायर, जो डिलीवरी पार्टनर असली में लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है, वो जीएसटी में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। और दूसरा केस बनाऊंगा अगर वो जीएसटी में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि इन तीनों का कंबाइंड इंपैक्ट क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, बिट्टू एक कॉलेज स्टूडेंट है हु इज वर्किंग एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर विद स्विगी, प्रोवाइडिंग लोकल डिलीवरी सर्विसेज। फूड भी डिलीवर कर देता है, ग्रोसरी भी डिलीवर कर देता है, पार्सल भी डिलीवर कर देता है, सब कुछ डिलीवर कर देता है। बिट्टू स्विगी ऐप से एसोसिएटेड है। स्विगी से पूरा साल बिजनेस करने के बाद उसको 15 लाख रुपए की टर्नओवर मिल रही है। ये उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं जो उसको फूड डिलीवर करने के लिए या फिर अपना क्या कहते हैं बाकी सारे गुड्स डिलीवर करने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या स्विगी का एम्प्लॉई है? नहीं, ये डिलीवरी पार्टनर है, यानी ये अलग पर्सन है। तो ये कौन सा मॉडल हो गया? यहां पर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बाय ईसीओ, नहीं थ्रू ईसीओ। दे आर प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ बाय अ सप्लायर। अच्छा, सप्लायर ने प्रोवाइड तो कर दी अब स्विगी के थ्रू, उबर के थ्रू, पोर्टर के थ्रू, बट अब 9(5) लगाने से पहले हमें यह देखना है क्या वो जो पर्सन है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर बिट्टू खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 122 होगा तो 9(5) नहीं लगेगा। बट यहां पर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर मात्र कितनी है? 15 लाख रुपए। 15 लाख है, इसका मतलब वो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जैसे वो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अमेंडमेंट के हिसाब से यहां पर आ जाएगा 9(5). 9(5) का मतलब जिस ऐप के थ्रू वो सर्विस दे रहा है, स्विगी हमारे एग्जांपल में, स्विगी विल बिकम लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी पे करने की बारी आएगी तो हम ये वाली एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते कि हम तो जी जीटीए से बाहर हैं, तो आपकी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स लगेगा और टैक्स आप पर 18% लगेगा। 9(5) में जैसे स्विगी लायबल होगा तो स्विगी को डीम्ड सप्लायर मान लिया गया है। इनवॉइस इशू करने की कंडीशन भी स्विगी के ऊपर आएगी। इसके अलावा बाकी कंप्लायंसेस, रिटर्न वगैरह भी स्विगी को ही फाइल करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, बिट्टू को ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी है, ना ही कोई टैक्स पे करना है। ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। बट उसकी जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है उस पर हमने टैक्स लगा दिया और टैक्स हमने 9(5) में स्विगी से ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल, सेफ ट्रांसपोर्टर्स प्रोवाइड्स लोकल डिलीवरी सर्विसेज। ये भी एक डिलीवरी पार्टनर की तरह रजिस्टर्ड है पोर्टर ऐप पर। पोर्टर का एम्प्लॉय नहीं है। सेफ ट्रांसपोर्टर्स एक डिलीवरी पार्टनर की तरह है, यानी यहां पर भी लोकल डिलीवरी सर्विस बाय ईसीओ नहीं हो रही, क्या हो रही है? थ्रू ईसीओ। बस फर्क ये है, इस बार उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख रुपए है और वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और क्योंकि वो भारी सामान लेके जा रहा है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लोकल डिलीवरी सर्विसेज यहां पर अगेन बाय ईसीओ नहीं थ्रू ईसीओ है, बट दिस टाइम इट इज बाय अ सप्लायर हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्योंकि यहां पर सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, प्लीज टेक केयर, यहां पर 9(5) इनएप्लीकेबल हो जाएगा। 9(5) वाली एंट्री क्लियर कट देखो क्या बोलती है। 9(5) तभी लगता है अगर वो जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय एनी सप्लायर हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मार्केट प्लेस मॉडल होना चाहिए और सप्लायर इज अ छोटा सप्लायर, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर हमारा सप्लायर छोटा सप्लायर नहीं है, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ दैट रीजन 9(5) नहीं लगेगा। 9(5) नहीं लगेगा मतलब पोर्टर ऐप यहां पर लायबल नहीं होगी टैक्स पे करने के लिए। टैक्स पे करने के लिए सेफ ट्रांसपोर्टर्स लायबल हो जाएगा और वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बेशक वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, बट अब कंसाइनमेंट नोट इशू करने की वजह से वो जीटीए की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्योंकि हमारी जो अमेंडमेंट नंबर 2 है, अगर आप ध्यान से देखो, हमने लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं उन्हें लिखकर जीटीए से बाहर कर रखा है। तो द फैक्ट दैट सेफ ट्रांसपोर्टर्स यहां पर कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल इट विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ओनली। ना तो इसमें कोई रिवर्स चार्ज आएगा, ना जीटीए वाली एग्जेम्पशंस आएंगी, ना जीटीए वाला 5 और 18 वाला ऑप्शन है। 18% में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ ट्रांसपोर्टर ले रहा है। तो इनवॉइस भी सेफ ट्रांसपोर्टर इशू करेगा लोकल डिलीवरी सर्विस का और उसे रिटर्न में जीएसटीआर 13B में दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी। ठीक है जी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ईसीओ की यहां पर 9(5) में नहीं बट सेक्शन 52 के अंदर लायबिलिटी आ सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आ सकती है, क्योंकि आपको याद होगा 52 में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। पहली बात तो मार्केट प्लेस ईसीओ होना चाहिए, है। दूसरी बात 9(5) नहीं लगना होना चाहिए, नहीं लग रहा। तीसरा, ईसीओ एजेंट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। और फोर्थ, ईसीओ पेमेंट भी हैंडल कर रहा है। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेफ हार्बर को सेफ ट्रांसपोर्टर को जब पैसे दिलवा रहा होगा पोर्टर ऐप तो वो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। टीसीएस के प्रोविजन आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है जी। फिर आखिरी केस,
Dunzo runs an app and a website through which people can book local delivery service. Dunzo has its own fleet of vehicles and its own employees that deliver the goods to the customer. डंजो ऐप के खुद की बाइक्स हैं, खुद के व्हीकल्स हैं, खुद के कस्टमर हैं. तो अब मुझे बताओ, डंजो के पास जो बुकिंग आ रही है, क्या वो मार्केट प्लेस मॉडल में काम कर रहा है? नहीं. दिस इज लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू ईसीओ, नहीं बाय ईसीओ. और ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो 9(5) का सवाल ही नहीं उठता. 9(5) तो लगता ही थ्रू ईसीओ वाले केस में है. तो यहां ईसीओ ही टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर. डंजो ही टैक्स पे करेगा, बट इस टैक्स को हम 9(5) का टैक्स नहीं बोलेंगे, फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स बोलेंगे, क्योंकि डंजो खुद ही ईसीओ होने के साथ साथ सप्लायर भी है. हाँ, यहां पर डंजो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीटीए से बाहर कर रखा है. और डंजो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने लोकल डिलीवरी वालों को एग्जेम्पशन से बाहर कर दिया. इन शॉर्ट, उसे 18% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा. उसके पास 5% वाला जीटीए वाला ऑप्शन, रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे. दिस इज ऑल अबाउट लोकल डिलीवरी सर्विसेज. तो क्रक्स मैंने यहां पर लिख दिया, याद रखना, जब भी लोकल डिलीवरी सर्विस होएगी, वो पहली बात तो बाय ईसीओ हो या थ्रू ईसीओ हो. थ्रू ईसीओ मतलब मार्केट प्लेस मॉडल. ठीक है जी. दोनों में ही अब वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी, टैक्सेबल रहेगी. टैक्सेबल वो 18% पे रहेगी. वहां पर जीटीए वाले आप 5% और रिवर्स चार्ज नहीं अप्लाई कर सकते. 9(5) तभी लगेगा अगर एक छोटे सप्लायर ने, छोटा सप्लायर मतलब नॉट लायबल ऑर्गेनाइजेशन वाले ने मार्केट प्लेस मॉडल में सप्लाई करी है. अगर बड़े सप्लायर ने सप्लाई करी है तो वहां पर 9(5) नहीं लगेगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ लोकल डिलीवरी सर्विसेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. आई थिंक इस एग्जाम में इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी हाई हैं. नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, एंड दैट इज विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस सेक्टर. करंटली जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उसमें ज्यादा एग्जेम्पशन है नहीं. सारी इनवर्ड साइड में एग्जेम्पशन ना, आउटवर्ड साइड के अंदर कौन कौन सी एग्जेम्पशन है. पहली बात तो अगर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जहां पर प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, वो एग्जेम्प्ट है. इसके अलावा मैंने आपको कैप 2 नाम के दे रखा है, जहां पे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस वाले हो गए, सेंट्रल पुलिस हो गया, एनपीएस हो गया, वहां पर लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो एग्जेम्पशन हो जाएगी हमारी. या फिर इसके अलावा सरकार की कुछ स्पेसिफाइड स्कीम्स हैं, एक पूरी लिस्ट दे रखी थी स्कीम्स की, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस या हमारा जनरल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है. तो बहुत ही स्पेसिफाइड केसेस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जेम्पशन है. बाकी सारे केसेस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, टैक्सेबल होता था. और एक आम इंसान के लिए, मेरे जैसे के लिए, आपके जैसे के लिए, जो इंसान लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, उस पे 18% का जीएसटी लगता था. नो, इंडिया के अंदर आपको पता है इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन काफी कम है. बहुत कम लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं. इसको बढ़ाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम सस्ते हो. इसलिए फाइनली बहुत समय से ये डिमांड उठ रही थी, ऑपोजिशन भी इस डिमांड को उठा रही थी, इवन तक कि गवर्नमेंट के अंदर भी खुद के मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के, नितिन गडकरी ने लास्ट ईयर एक लेटर लिखा था निर्मला सीतारमण को, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि दोनों पे एग्जेम्पशन हो. बट एग्जेम्पशन देते समय दिक्कत पता क्या आ रही थी हमारे देश के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पे अगर हम ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे देते कि भाई हर जगह लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, तो नुकसान बहुत ज्यादा होता. और इसका नुकसान सिर्फ सेंटर को ना होता, इसका नुकसान स्टेट्स को भी होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 50% कलेक्शन उनके पास भी जानी है ना. तो बोलते तो बाहर सारे थे कि हाँ हाँ एग्जेम्प्ट होना चाहिए, होना चाहिए. ऑपोजिशन वाले भी कह रही है होना चाहिए, सरकार भी कह रही है होना चाहिए, करते नहीं थे. तो इन्होंने अब बीच का रास्ता निकाला. 22 सितंबर 2025 को जो अमेंडमेंट आई, उसके अंदर इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को एग्जेम्पशन दी, बट विद अ कंडीशन दी. कंडीशन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड जो इंश्योर्ड पर्सन है, जिसकी लाइफ को हम इंश्योर कर रहे हैं, ही इज नॉट अ ग्रुप. वो ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए. तो बेसिकली ये लाइन पढ़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसीज पे एग्जेम्पशन दी, तो बट सर बहुत सारे लोग फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, जहां पर वो एक साथ अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर को कवर कराते हैं. तो वो तो सर बाहर हो गए एग्जेम्पशन से. नहीं, नीचे हमने क्लैरिफिकेशन दी है, दिस एग्जेम्पशन विल अप्लाई अगर इंश्योरेंस में इंश्योर्ड पर्सन इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल और उसकी फैमिली है. और यहां पर कोई हमने फैमिली की क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी. हमने बोला फैमिली मतलब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से फैमिली है. तो हमने कोई फैमिली की डेफिनेशन नहीं दी. वैसे आपको याद हो जीएसटी लॉ के अंदर पूरी फैमिली की डेफिनेशन है, बट वो डेफिनेशन नहीं अप्लाई करेगी अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स ये सब फैमिली के अंदर आ रहे हैं, तो हम भी उसे फैमिली मानेंगे. तो इन शॉर्ट इंडिविजुअल पॉलिसीज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं,
लाइफ इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हैं जहां पर इंश्योर्ड एक इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल अलॉन्ग विद फैमिली है, वहां पर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। तो सर एग्जेम्पशन कब नहीं मिलेगी? अगर हम एक पार्ट ऑफ ग्रुप हैं, और इन्होंने ग्रुप वर्ड को भी डिफाइन किया, ध्यान से देखो ग्रुप का क्या डेफिनेशन दी। ग्रुप मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद अ कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस फॉर एंगेजिंग इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन इंश्योरेंस। बेसिकली उन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस के लिए एक साथ ग्रुप नहीं बनाया, वो इंश्योरेंस के अलावा भी एक ग्रुप है। किस तरह का? या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप है। आपने इनकम टैक्स में बहुत बार पढ़ रखा है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ग्रुप और इवन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर भी जो इंश्योरेंस सर्विसेज एम्प्लॉयर लेता है उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब ग्रुप इंश्योरेंस प्लान होंगे ना, वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे मान लो आईसीआईसीआई ने एवीजे एकेडमी को उन्होंने एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी दी। एवीजे एकेडमी तो पॉलिसी होल्डर है, बट उसने असली में ये पॉलिसी किसके लिए ली है? एक ग्रुप के लिए। वो ग्रुप कौन हो सकते हैं? उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो यहां पर एग्जीबिशन नहीं मिलेगी। हां, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से संचित ग्रोवर अपनी फैमिली के लिए, अपने और अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले, वहां पर एग्जीबिशन मिल जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंशिएशन करी। इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस का जो सारा का सारा बिजनेस है वो पूरा एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, सिर्फ वही एग्जेम्प्ट हुआ जहां पर इंश्योर्ड पर्सन इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल अलॉन्ग विद फैमिली है। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं होंगे। सर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा और कोई ग्रुप भी हो सकता है? तो यस, उन्होंने बोला नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी हो सकते हैं। अगर लेट से एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो अपने सारे मेंबर्स के लिए एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, तो उसे भी ग्रुप पॉलिसी माना जाएगा और उसमें भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जो एग्जेम्पशन हमने लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाई, सेम टू सेम लैंग्वेज हमने हेल्थ इंश्योरेंस में भी डाली है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहेगा, प्रोवाइडेड जो इंश्योर्ड पर्सन है या तो वो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल अलॉन्ग विद फैमिली है। फैमिली की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी, हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। और इन दोनों पॉलिसीज का, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली, उनका री इंश्योरेंस अगर कराओ तो जो री इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। वैसे तो देखो आमतौर पर री इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है, बट अगर मेन इंश्योरेंस सर्विस एग्जेम्प्ट है तो री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट रहेगी। एग्जांपल ले लेता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने संचित ग्रोवर को अलॉन्ग विद फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस दिया। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला? क्योंकि यहां पर इंश्योर्ड पर्सन इंडिविजुअल और उसकी फैमिली है, तो इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने रिस्क को कम करने के लिए री इंश्योरेंस भी लेते रहना पड़ता है अगर उनका रिस्क ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने इसी सेम पॉलिसी का एसबीआई इंश्योरेंस से री इंश्योरेंस करा लिया। तो अगर मेन पॉलिसी हमारी हेल्थ और लाइफ वाली एग्जेम्प्ट है, तो उसी का री इंश्योरेंस भी ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोविजन। ठीक है जी, जो मैंने आपको समझाया एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर्ड पर्सन कौन है? संचित ग्रोवर अपनी लाइफ के लिए या अपनी हेल्थ के लिए पॉलिसी ले रहा है, और जिसमें वो खुद नहीं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी कवर्ड है। तो क्या हम यहां पर इंश्योर्ड को ग्रुप मानेंगे? द आंसर इज नो। ग्रुप तब होता अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप या नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला ग्रुप होता। एक्सप्लेनेशन क्लियर कट बोलती है, इंडिविजुअल अलॉन्ग विद फैमिली अगर लेगा तो वहां पर एग्जामिशन अप्लाई होगी। 80,000 का जो भी प्रीमियम पे करा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एबीसी इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करना। दूसरा एग्जांपल, एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड से एवीजे एकेडमी, जो कि एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसने अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस लिया है। 25 एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लिया है। तो यहां पर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो ग्रुप के लिए है। इंश्योर्ड इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप। तो इस ग्रुप प्लान के लिए जो भी प्रीमियम पे किया गया है, प्लीज टेक केयर, वो टैक्सेबल रहेगा पहले की तरह, वहां पर एग्जेम्पशन नहीं आई। तीसरा, एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड ने आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसके लगभग 5 लाख मेंबर्स हैं। ठीक है जी, अब पता नहीं अलाइव कितने हो, तो आईसीआई को डेटा बता, 3, 3.5 लाख, 4 लाख ऐसी फिगर आती रहती है। उसने बोला जो भी मेरे आईसीआई के मेंबर्स हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स नहीं, आईसीआई के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए हमें ग्रुप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। जहां तक मुझे पता आईसीआई ने ऐसा इंश्योरेंस ले भी रखा है शायद हमारे लिए। मैंने कभी पता करने की कोशिश नहीं करी, बट ऐसा सुनने में आया था बीच में कि आईसीआई ने अपने सारे मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस ले लिया। उस ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के अंदर वो 10 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा है एबीसी लिमिटेड को। क्या यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगी? द आंसर इज नो। अगेन यहां पर इंश्योर्ड पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, एक ग्रुप है, एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। यहां पर एक और चीज मुझे दिखी जो ध्यान देने वाली है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दी। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब आमतौर पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो सम एश्योर्ड जितना अमाउंट मिल जाएगा, हॉस्पिटल मतलब खर्चा जितना हुआ या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम एश्योर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई तो कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है जी, बट यहां पर दो चीजें हैं, वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट। मतलब अगर कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जहां हॉस्पिटलाइजेशन,
कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन ना भी हो तो भी क्लेम मिल जाता है। दोनों तरह की पॉलिसी कवर करी है। आजकल ये दोनों पॉलिसी बड़ी फेमस हो रही है। एक्सीडेंट कवर, एक्सीडेंट कवर में क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी जो बाकी खर्चे बाद के होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी हो गया जो अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि उस देश के अंदर अगर कोई आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ गई तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, खासकर इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहां तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। तो इंश्योरेंस तो एक तरह से आज के दिन में बहुत ज्यादा चल रहा है। ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ना, ये भी एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ना, उसको भी कवर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आईसीआई थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ट्रैवल या एक्सीडेंट वाला पॉइंट डाल के, तो याद रखिएगा वो भी हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है, उस पर भी सेम प्रोविजन ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन इज विद रिगार्ड टू टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में खास बात यह है, यहां पर कुछ ऐड नहीं हुआ, यहां डिलीट हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई में दो सेक्शन होते हैं हमारे, एक होता है 12 सबसेक्शन 4 और एक होता है 13 सबसेक्शन 4। ये डील करता है उन केसेस को जब हमारे गुड्स, जब हमने कोई ना कोई वाउचर खरीदा है और उस वाउचर के को रिडीम करवाने के अगेंस्ट हमने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है। तो यहां पर बेसिकली दो ट्रांजेक्शन होती है। पहली ट्रांजेक्शन में हम उस एंटिटी को पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद वाउचर ले लेते हैं। ठीक है जी, लेट से 1 जनवरी 2026 को वाउचर ले लिया। फिर हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, उस वाउचर को लेके जाते हैं और उस एंटिटी से वाउचर के बदले में गुड्स एंड सर्विस ले लेते हैं। लेट से ये चीज हमने 15 अप्रैल 26 को कर दी। तो अब हमारा यहां पर 12(4) या 13(4) क्या बोलता था, वो कहता था अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वाउचर के अगेंस्ट हैं, आप चेक करो वाउचर इशू करते समय क्या वो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है या नहीं। अगर वो सप्लाई वाउचर इशू करते समय ही आइडेंटिफाइबल थी, आपको वाउचर इशू समय करते ही पता था कि इसके अगेंस्ट कौन से गुड्स एंड सर्विस जाएंगे, देन डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को ही मान लिया जाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर ये नहीं पता था कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट रिडीम होगा, सप्लाई वाज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दैट वाज सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4। 12(4) में गुड्स के लिए हमने ये चीज बोल रखी थी, 13(4) में सेम चीज हमने सर्विस के लिए बोल रखी थी। ये दोनों पॉइंट्स डिलीट हो गए 1 अक्टूबर से, अब आपको नहीं पढ़ने ये पॉइंट, दे हैव बीन डिलीटेड। तो एग्जाम के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुबारक हो। अब जरा लॉजिक की बात करते हैं, इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या लड़ाई चल रही थी, क्यों इसको डिलीट कर दिया। एज अ स्टूडेंट तो आप बहुत खुश हो कि सर डिलीट हो गया, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज पता होनी चाहिए। मैं जब भी आपको ये प्रोविजन पढ़ाता था, मैं आपको हमेशा बोलता था कि ये जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है ना, जहां पर मनी के बदले में वाउचर लिया, मैंने 10,000 रुपए दिए और लेट से मैंने 10,000 के बदले में रिलायंस रिटेल से वाउचर खरीद लिया, मैं आपको हमेशा बोलता था इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लग रहा, क्योंकि ये या तो मनी है या एक्शनेबल क्लेम है। और असली में जीएसटी इस ट्रांजैक्शन पे लगेगा जब आपने उस वाउचर को रिडीम करा के गुड्स एंड सर्विस ले लिए। तो हम जीएसटी वाउचर पे नहीं लगा रहे, हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा रहे हैं जो उस वाउचर के बदले में आए हैं। दिस इज समथिंग जो मैं स्टार्टिंग से, मई 2018 में पहली बार जीएसटी आया था तब से लेकर अब तक मैं यही पढ़ाता आ रहा हूं, और हमारी यही इंटरप्रिटेशन थी कि वाउचर पे अपने आप में कोई टैक्स नहीं लगता। जब आप वाउचर खरीदते हो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, टैक्स उन गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जा रहा है जो वाउचर के बदले में आपने खरीदे हैं। बट ऐसी मार्केट में इंटरप्रिटेशन चल रही थी, कुछ तो हमारे ऑफिसर्स इंटरप्रेट कर रहे थे और कुछ इवन तक की हमारी एकेडमिक फील्ड में बोलूं तो काफी सारे टीचर्स भी, और इवन आईसीआई ने भी एक क्वेश्चन में ऐसी इंटरप्रिटेशन ले रखी थी कि वाउचर पे टैक्स लग जाएगा। वो कह रहे थे ये सेक्शन वाउचर के टाइम ऑफ सप्लाई के लिए है कि जब वाउचर बिका है, वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई यहां से निकल के आएगा। और उसका कारण ये था कि लैंग्वेज 12(4) और 13(4) की काफी रॉन्गली ड्राफ्टेड थी। इस वजह से सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया था लास्ट ईयर, 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो टेक्निकली 2025 ही बोल देते हैं इसको, सर्कुलर को आया था। इस सर्कुलर में उन्होंने यही ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको बोली, क्या बोला मैंने, कि जब पैसे के बदले में वाउचर आएगा उसे सप्लाई नहीं मान सकते, क्योंकि वाउचर या तो मनी की डेफिनेशन में आता है। वाउचर मनी की डेफिनेशन में कैसे आता है, बहुत सारे वाउचर है ना जो आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं, प्रीपेड मनी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसे। तो जैसे ही वो वाउचर आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, वो मनी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और आपको पता है मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, और अगर वो मनी नहीं आएगा तो एक और वर्ड है एक्शनेबल क्लेम्स।
क्योंकि वो आपको फ्यूचर के गुड्स एंड सर्विसेज में राइट दिलवाता है। और एक्शनेबल क्लेम्स के लिए भी शेड्यूल 3 लगता है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये चीज जो हम हमेशा से आपको बोलते थे, लास्ट ईयर सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने बोला वाउचर्स खरीदने बेचने पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज जो उसके बदले में आए हैं। मान लो आपने वाउचर को रिडीम करके रिलायंस रिटेल से एक मोबाइल फोन खरीद लिया, उस मोबाइल फोन पे जीएसटी लगेगा, ना कि उस वाउचर को खरीदते समय। ठीक है जी, कुछ ऐसा सच अलग तो था नहीं। बट उससे क्या हुआ, फिर सबने सरकार से पूछा ये सेक्शन की जरूरत ही क्या है। अगर इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाना है, फिर तो जब गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो रहे हैं, गुड्स के लिए सेक्शन 12 है, सर्विस के लिए सेक्शन 13 के बाकी सब सेक्शन है, तो तुमने ये अलग सेक्शन बनाई क्यों रखा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि इसकी वजह से तुम्हें दिक्कत आ रही है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आइडली 12(4) और 13(4) को डिलीट किया गया कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था 12(4) और 13(4) वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा है, जबकि वाउचर तो अपने आप में सप्लाई नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई उन गुड्स एंड सर्विसेज का पता करना है ना, जो वाउचर के बदले में रिडीम हुई है। दिस वाज ऑलवेज द इंटरप्रिटेशन जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन थी, बट फालतू में कंफ्यूजन आ रही थी, जिस वजह से पहले सरकार ने सीबीआईसी सर्कुलर दिया, फिर सरकार ने 12(4) 13(4) को डिलीट ही कर दिया। तो आज की डेट में फाइनल पोजीशन क्या है, ध्यान देना। ये जो फाइनल पोजीशन मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बता रहा हूं, अगर आपने हमसे क्लासेस ली हैं तो आपको लगेगा सर चेंज कहां है, सेम ही तो है, यही तो पढ़ाया था आपने। बट जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था वो हट गया है, अब सिर्फ मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से वही पढ़ाया था जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन थी, बट पहले वो चीज लॉ में लिखी नहीं थी। अब सीबीआईसी सर्कुलर आकर और वो पॉइंट आने के बाद वो क्लियर हो गया है। हाँ, बस ये सेक्शन डिलीट होने की वजह से वो जो सप्लाईज आइडेंटिफाइबल, सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल वाला चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। 1 जनवरी को एवीजे ने 100 कूपन खरीदे 5-5 हजार रुपए के, और उसने अपने स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिए। मैंने 100 कूपन खरीद के 100 स्टूडेंट्स को दे दिया। मैंने कहा जिस दिन बैच खत्म हुआ सबको एक एक कूपन दे दिया। मैंने कहा जाओ बेटा ऐश करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने हमसे क्लासेस बाय करी, तो ये लो हमारी तरफ से कूपन। अच्छा, मैंने 100 कूपन 5-5 हजार के लिए तो 5 लाख रुपए दिए रिलायंस रिटेल को। इस दिन रिलायंस रिटेल का 5 लाख रुपए आगे देखा जाए तो रिलायंस रिटेल हैज गॉट 5 लाख रुपीज। बदले में उसने क्या दिया अभी तक, सिर्फ कूपन दिए। इस दिन कोई ट्रांजैक्शन होएगी, द आंसर इज नो। सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड ये जो वाउचर है, अगर ये आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, प्रीपेड मनी इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसे, पीपीआई, अगर ये आरबीआई द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह अप्रूव्ड है तो ये मनी की डेफिनेशन में आ जाएगा, और मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। और अगर आरबीआई द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह अप्रूव्ड नहीं भी हैं तो भी ये एक्शनेबल क्लेम में आ जाएंगे। और क्योंकि ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है, बेटिंग गैम्बलिंग वाले स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में नहीं आ रहे, तो भी शेड्यूल 3 की वजह से इस पे जीएसटी नहीं आएगा। इन शॉर्ट, रिलायंस रिटेल को इस दिन कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो हमने आपको बताई थी। अब सीबीआईसी ने उसे क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है जी। अब 15 अप्रैल को 100 में से 80 कूपन हमने रिडीम करा लिए। तो इस दिन क्या हुआ, रिलायंस रिटेल से बच्चे गए, सारे बच्चों ने अपने अपने, सारों ने थे 80 बच्चों ने 4 लाख के कूपन दे दिए, और बदले में 4 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज रिलायंस रिटेल से ले लिए। नो, दिस इज द डे जब जीएसटी आया, और कूपन पे नहीं आया। कूपन तो पेमेंट का एक तरीका है। जीएसटी किस पर आया, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कूपन के बदले में गए। और इन गुड्स एंड सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए पहले पंगा ये होता था 12(4) और 13(4) के हिसाब से। हम कहते थे अगर कूपन देते समय ही सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो हम इन गुड्स एंड सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी लेंगे, और अगर कूपन देते समय हम गुड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं थी, तो रिडम्पशन वाली डेट लेंगे। अब वो पंगा खत्म हो गया है, 12(4) और 13(4) डिलीट हो गया है। इसीलिए अब इन गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कब आएगा, जब इनकी एक्चुअली सप्लाई हुई है, यानी कि रिडम्पशन ऑफ वाउचर के समय जब बच्चों ने वाउचर रिडीम कराया, गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तो उस समय 15 अप्रैल को इनका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। यहां पर इंपैक्ट आया क्योंकि 12(4) और 13(4) जो आइडेंटिफाइबल नॉट आइडेंटिफाइबल में सब कुछ बांटते थे वो इनएप्लीकेबल हो गया। आखिरी ये चीज सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया। 20 कूपन वाले ऐसे थे जिन्होंने अपना कूपन रिडीम ही नहीं कराया, और 6 महीने के बाद वो कूपन एक्सपायर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, रिलायंस रिटेल को तो 1 लाख रुपए मिल चुके हैं ना, तो सवाल ये आता था कि 4 लाख के तो गुड्स एंड सर्विसेज रिलायंस रिटेल ने बेच दिए, उन पे तो जीएसटी पे कर दिया गुड्स एंड सर्विस पे। जो 1 लाख का कूपन का पैसा मिला बट किसी ने रिडीम ही नहीं कराया, उसका क्या होगा। सीबीआईसी ने क्लियर कर दिया, उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट कभी गुड्स एंड सर्विस दिया ही नहीं गया।
उस पैसे के अगेंस्ट हमने कूपन दिया है, और कूपन अभी मैंने आपको बताया, वाउचर मैंने आपको बताया, वो वाउचर या तो मनी होता है या एक्शनेबल क्लेम होता है। इसको हमने प्यार से एक नाम दे रखा है ब्रेकेज। ब्रेकेज मतलब हमने किसी को वाउचर बेचा बट वाउचर कभी रिडीम ही नहीं हुआ, तो उस केस में आपने जो भी पैसा रिसीव कर रखा है, क्योंकि उसके बदले में कोई सप्लाई नहीं करी आपने गुड्स या सर्विस की, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट 5 लाख रुपए रिलायंस रिटेल को मिले, 4 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए उसने, 1 लाख रुपए फ्री में मिल गया उसको क्योंकि किसी ने वाउचर रिडीम नहीं करा। 1 लाख पे जीएसटी पे नहीं होगा, 4 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज जो दिए उन पे जीएसटी पे होगा। क्लियर है ये वाली चीज? दिस इज नाउ क्लैरिफाइड, नो बिग अमेंडमेंट एज सच, जस्ट वो जो कंफ्यूजन आ रही थी उन्हें क्लियर कर दिया। ठीक है जी, 12(4), 13(4) अब खत्म हो चुका है। अब हमें सप्लाईज आइडेंटिफाइबल, नॉट आइडेंटिफाइबल वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट आती है डॉक्यूमेंटेशन से। अगेन क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट, देयर वाज नो बिग नीड टू मेक दिस अमेंडमेंट, बट हाँ लॉ को थोड़ा और क्लियर शब्दों में लिखना चाहते थे हम। क्रेडिट नोट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेक्शन 34 के अंदर 4 केसेस दे रखे हैं जहां पे क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। अगर सप्लायर और रेसिपेंट का रीनेगोशिएशन हो गया, सप्लायर ने इनवॉइस पे ज्यादा वैल्यू दिखा दी थी, सप्लायर ने इनवॉइस पे पहले ज्यादा रेट दिखा दिया था, या सामने वाले ने गुड्स वापस भेज दिए, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी इसमें आ सकते हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, सप्लायर ने पहले लेट से 1 लाख का इनवॉइस इशू कर रखा था और उसके ऊपर 18,000 का जीएसटी चार्ज कर रखा था। ठीक है जी, और अब सप्लायर ने क्या किया, इसका इनवॉइस, ये पहले इनवॉइस इशू कर रखा था, रीनेगोशिएशन करके हमने अपनी वैल्यू डिसाइड कर ली कितनी, 70,000। तो अब वो 30,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर देगा और उस पर 5400 रुपए का टैक्स रख देगा। दिस इज क्रेडिट नोट। इस क्रेडिट नोट को जैसी सप्लायर रिपोर्ट करेगा, सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और रेसिपिएंट को आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये फंडा होता है हमारा। क्रेडिट नोट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर को कम करता है और रेसिपेंट की आईटीसी को रिवर्स कर देता है, जबकि इनवॉइस के समय सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है जीएसटीआर 1 और 3B में रिपोर्ट करते ही, और रेसिपेंट के 2B में आ जाएगा। रेसिपेंट इसको 3B के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकता है, इनवॉइस आईटीसी दिलवाता है, क्रेडिट नोट आईटीसी रिवर्स करवाता है। अब जो सेक्शन 34 है ना, जो क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट बोलता था, उसकी 2 कंडीशन है। वो कहता था क्रेडिट नोट इशू करने के लिए पहली बात तो क्रेडिट नोट की एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी थी उसने, मैं उस पर टाइम लिमिट डिस्कशन नहीं कर रहा, वहां कोई चेंज नहीं आया। दूसरा वो कहता था क्रेडिट नोट में सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को तभी लेस कर पाएगा अगर उसने रेसिपिएंट से इंसिडेंस वापस ले लिया है। तो उल्टा बोलूं, अगर वो इंसिडेंस रेसिपिएंट पे ही डाल रखा है तो उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस करना अलाउड नहीं है। इंसिडेंस का मतलब, जब मैंने इनिशियली इनवॉइस 1 लाख का इशू किया तो 18,000 जैसी जीएसटी उसके ऊपर चार्ज किया, मैंने 18,000 का इंसिडेंस रेसिपेंट पे डाल दिया, क्योंकि अब रेसिपेंट को मुझे 1 लाख रुपए नहीं 1,18,000 रुपए देने हैं, तो एक तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स रेसिपेंट पे चला गया। अब जब मैं उसे क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं तो मुझे उसे 30,000 का क्रेडिट नोट नहीं, 30,000 प्लस 5400 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इन अ वे मैं उसको बोल रहा हूं कि 35,400 रुपए मत दियो मुझे, क्योंकि मैं 30,000 प्लस 5400 का क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। इस तरह से जो 18,000 का मैंने इंसिडेंस उस पे पास ऑन किया था, उसमें से 5400 का इंसिडेंस मैंने उससे वापस ले लिया, क्योंकि अब उसको मुझे 30,000 प्लस 5400 देने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उससे इंसिडेंस वापस ले लिया तो मैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को लेस कर सकता हूं। अगर मैंने उससे इंसिडेंस वापस नहीं लिया, इंसिडेंस उसी पे डाल रखा है, मैंने उसको क्रेडिट नोट सिर्फ 30,000 का इशू कर दिया, 5400 का इंसिडेंस उससे वापस ही नहीं लिया, तो मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बुक में लिखवाया था, सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रेडिट नोट सिर्फ अमाउंट का नहीं, अमाउंट प्लस जीएसटी का इशू करो। जैसे आप अमाउंट प्लस जीएसटी का इशू करोगे, तुमने वो इंसिडेंस टू दैट एक्सटेंट वापस ले लिया। बट इसके अंदर ना कहीं पर भी देखो आईटीसी रिवर्स करने की बात नहीं थी। वो चीज मैंने आपको कहा था लॉजिकली है कि मैंने जैसे उससे इंसिडेंस वापस ले लूंगा 5400 रुपए का, अब उसको 30,000 और 5400 मुझे नहीं पे करने, तो अब वो क्या करेगा, अपना 5400 रुपीज का आईटीसी रिवर्स कर देगा। ये लॉजिकल सी बात है, बट लॉ में लिखा तो नहीं था ना कहीं पर भी। और दूसरी चीज, आईटीसी रिवर्सल की बात तभी आएगी जब रेसिपेंट रजिस्टर्ड हो। रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो ना उसने कभी आईटीसी क्लेम किया था, ना उसको आईटीसी कभी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज ना थोड़ी सी लॉजिक पे ज्यादा जा रही थी, क्लियर लिखी हुई नहीं थी। हम लॉजिक लगा के बोलते थे कि भाई सामने वाले से जब हमने इंसिडेंस वापस ले लिया 5400 रुपए का, वो अगर पहले आईटीसी क्लेम कर चुका है तो वो आईटीसी रिवर्स कर देगा अगर वो रजिस्टर्ड है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं होगी कभी भी। अब ये चीज क्लियर कट लिख दी है।
हमने लैंग्वेज क्लियर लिख दी है। हमने बोला एज अ सप्लायर मुझे क्रेडिट नोट इशू करने पर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम तभी होएगी अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, तो क्लियर कट लिख दिया उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो मुझे क्रेडिट नोट के बेसिस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, क्योंकि उसने आईटीसी कभी लिया ही नहीं होगा, तो आईटीसी रिवर्सल की कंडीशन नहीं डाली, वहां पर सेम टू सेम कंडीशन कॉपी पेस्ट कर दी कि वी हैव टू मेक श्योर हमने उससे इंसिडेंस ऑफ टैक्स वापस ले लिया है। अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स उस पर ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो मतलब अगर हमने उसको सिर्फ अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, उस पर जीएसटी का भार उससे वापस नहीं लिया, तो मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो लैंग्वेज को ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा अच्छे से दिखा दिया। प्रोविजन में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी, अब भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, बस पहले वो चीज हम लॉजिक के बेसिस पे करते थे, लॉ में क्लियर कट लिखी नहीं थी, अब उसको लॉ में क्लियर कट लिख दिया कि रजिस्टर्ड रेसिडेंट के केस में आईटीसी रिवर्स होने की कंडीशन मैंडेटरी कंडीशन है, अनरजिस्टर्ड के केस में आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामने वाले पे इंसिडेंस पास ऑन नहीं होना चाहिए, सामने वाले से इंसिडेंस आपने टू दैट एक्सटेंट वापस ले लिया है। मैंने यहां पर एग्जांपल के थ्रू मैंने नीचे लिख दिया दिस इज ओनली क्लैरिफिकेटरी एंड ओनली रिमूव्स द एम्बिग्विटी। मैंने 4 एग्जांपल बना दिए यहां पर। मिस्टर ए यहां पर एक सप्लायर है, सॉरी सप्लायर मिस्टर एक्स है, रेसिपेंट है। पहले केस में मैंने जिसको इनवॉइस इशू किया था वो रजिस्टर्ड रेसिपेंट है, इनवॉइस 1 लाख का किया था, 18,000 का जीएसटी है, उसने इस 18,000 का मोस्ट प्रोबेबली आईटीसी ले लिया होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। अब मैं उसे 40,000 प्लस 7200 का क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। अब मुझे चेक करना है क्या उसने 7200 का आईटीसी रिवर्स किया या नहीं। जैसे ही उसने 7200 का आईटीसी रिवर्स किया, अब मैं उसे अपनी अप्रैल 26 जब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से लेस करने के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूं, बिकॉज नाउ दैट कंडीशन इज गिवन इन द लॉ इटसेल्फ कि सामने वाले को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल में मैंने लिखा कि अब जो मैंने क्रेडिट नोट इशू किया 12,600, रेसिपेंट ने आईटीसी को रिवर्स नहीं किया। जैसे उसने आईटीसी को रिवर्स नहीं किया, बेशक मैं क्रेडिट नोट को अपनी जीएसटीआर 1 में, अपनी 3B में रिपोर्ट भी कर दूंगा, स्टिल उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी क्योंकि रेसिपेंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया। फिर मैंने 2 केसेस किसके बनाए हैं, अनरजिस्टर्ड के। अनरजिस्टर्ड के केस में ध्यान देना, ये जब हमने उसे इनवॉइस इशू किया होगा, इनवॉइस इशू पर रेसिपेंट ने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया होगा, ठीक है जी। तो अब आईटीसी रिवर्सल की बात तो आती ही नहीं है यहां पर, सिर्फ अब किसकी बात आएगी कि जब हम उसे क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं क्या हमने उससे इंसिडेंस वापस ले लिया या नहीं। पहले केस में हमने उसको कहा था 1.5 लाख प्लस 27 177 की पेमेंट दियो। अब मैंने जब उसे 50,000 का क्रेडिट नोट इशू किया तो सिर्फ 50 नहीं, 50 प्लस 9,000 59,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, यानी जो मैंने 27,000 का भार उस पर डाला था, इंसिडेंस डाला था, उसमें से 9,000 का इंसिडेंस वापस ले लिया। नाउ बिकॉज 9,000 रुपीज का इंसिडेंस, मैंने बोला ना 177 पेमेंट करनी थी, मैंने कहा 59 मत करियो। अब उसको सिर्फ मुझे 1,18,000 की पेमेंट करनी है, जिसमें सिर्फ 18,000 का बर्डन ही वो बियर कर रहा है, 9,000 का बर्डन मैंने उससे वापस ले लिया क्योंकि इंसिडेंस हमने रेसिपेंट से वापस ले लिया। अब हम 9,000 रुपए अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से लेस करने के लिए तैयार है। और आखिरी एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने रेसिपेंट को इनवॉइस काट के दिया था 2.5 लाख प्लस 45,000 का, उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट करी थी तो इंसिडेंस उस पे ही शिफ्ट हो गया ना, उसने तो पेमेंट कर दी। अब मैंने उसको क्रेडिट नोट इशू करा तो सिर्फ उसको अमाउंट का करा, मैंने जीएसटी नहीं डाल लिखा उसके ऊपर, क्योंकि यहां पर जीएसटी का भार कभी वापस लिया ही नहीं, पूरे 45,000 का बर्डन उसी के ऊपर ही डाल दिया हमने, कभी उस पर शिफ्ट उससे वापस वो बर्डन लिया ही नहीं। इसलिए यहां पर मेरे को 45,000 रुपए अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से लेस करने को नहीं मिलेगा, इवन इफ मैं उस क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 1 और 3B में रिपोर्ट कर दूं। दिस इज ऑल अबाउट आवर क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट, नथिंग न्यू, इट्स जस्ट दैट द लॉ हैज बीन क्लैरिफाइड इन अ बेटर लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज शुड हैव बीन देयर राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बट ठीक है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। यहां पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात बताऊं, ये जो कंडीशन है ना कि रेसिपेंट ने आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए तभी हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन मिलेगी, बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था सर इसको रियल लाइफ में चेक कैसे करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे क्रेडिट नोट को रेसिपेंट ने अपने आईटीसी रिवर्सल के लिए यूज किया या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक नया सिस्टम आया है जो अभी तक सीए इंस्टीट्यूट ने पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं डाला, उसे बोलते हैं आईएमएस सिस्टम। आईएमएस स्टैंड्स फॉर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो रहा है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके, ये बैकग्राउंड स्टोरी है इस प्रोविजन को ठीक करने की, अदरवाइज ये लैंग्वेज तो ये 2017 में भी ठीक कर सकते थे, अब क्यों जागे हैं, अब क्यों जागे, मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूं। आईएमएस सिस्टम में क्या हो रहा है,
मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जब सप्लायर GSTR1 फाइल करता है या IFF फाइल करता है तो उस केस में सप्लायर की GSTR1 के बेसिस पर वो हमारी स्टेटमेंट जाती है कॉमन पोर्टल के पास, और कॉमन पोर्टल उसके अंदर रेसिपिएंट के GST रीड कर लेता है और वो रेसिपिएंट को एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट देता है GSTR2B के अंदर। ठीक है जी, ऑटो जनरेटेड। बार बार मैंने आपको बोला था GSTR2B इज अ ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, बट द थिंग इज अब इस IM यहां पर क्या हुआ, एक IMS सिस्टम आ गया है जिसके अंदर रेसिपिएंट को जो अपना 2B दिखेगा ना, रेसिपिएंट को जो भी 2B के अंदर एंट्रीज दिखेंगी या तो वो उस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकता है या उस एंट्री को रिजेक्ट कर सकता है या उसे होल्ड पे डाल सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। इस सर समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। मान लो किसी सप्लायर ने गलती से मेरा GST लिख दिया, असली में वो इनवर्ट सप्लाई मेरी है ही नहीं, किसी और का नाम लिखना था, मेरा लिख दिया, मेरे 2B में आ रहा है, मैं ITC लिए चले जा रहा हूं, बट बाद में जब वो उसने करेक्शन करी मेरे 2B से हट गया, फ्यूचर के 2B से हट गया, बट मैं तो ITC लेके बैठा हूं, कल को रिकंसिलेशन में दिक्कत आएंगी ना। सिमिलरली मेरे पास कोई ITC आया, मैं इस महीने नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे को तो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन मीट करनी है ना। सप्लायर ने रिपोर्ट कर दिया बट मेरे पास गुड्स आए ही नहीं, अभी तक गुड्स फिजिकली नहीं आए तो मैंने ITC अभी तक लिया नहीं, तो मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। इन शॉर्ट मेरे सप्लायर्स ने अगर 100 इनवॉइसेस दिखाए हैं, मुझे 100 इनवॉइसेस दिख रहे हैं, हो सकता है मैं उनमें से 90 एक्सेप्ट करूं, 6 रिजेक्ट कर दूं और 4 को पोस्टपोन कर दूं। तो अगर मैंने 90 एक्सेप्ट करे हैं तो मेरे 2B में 90 ही आएंगे। इस तरह से अब हमारा 2B हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि वो जो गलतियां पहले हो जाती थी, सप्लायर ने गलती करी, मेरे 2B में आ रहा है, कल को जब मैं ITC ले लूंगा अगर गलती से उसका, मुझे रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। रिकंसिलिएशन करानी बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम एंड एफर्ट जा रहा है, बहुत लिटिगेशन हो रही है रिकंसिलिएशन कराते समय। इसलिए हमने बोला अब ना 2B ऑटो जनरेटेड नहीं है, इससे पहले कॉमन पोर्टल तुम्हें 2B देगा, तुम खुद ही उसको चेक कर लो, हाँ वो सही है या नहीं, सही है तो एक्सेप्ट करते जाओ। कुछ गलतियां दिख रही हैं कि भाई ये तो मेरा ITC है ही नहीं, वहीं पर रिजेक्ट कर दो, हम सप्लायर को इंटीमेट कर देंगे। और अगर इस महीने ITC नहीं लेना तो पोस्टपोन कर दो, हम अगले महीने की 2B में इसको ऐड करके फिर से दिखा देंगे। इस तरह से रिकंसिलिएशन ऑफ द ITC जो मैंने एक्चुअली लिया है और जो मेरे 2B में दिख रहा है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा 2B पे कंट्रोल आ गया है। अब इसी के अंदर क्या होता है, जब ये GSTR1 में इनवॉइस की जगह सप्लायर क्रेडिट नोट रिपोर्ट करेगा, सप्लायर ने जैसी क्रेडिट नोट रिपोर्ट किया ना, वो क्रेडिट नोट भी मुझे 2B में दिखने लग जाएंगे अब। और जैसे ही मैंने उस क्रेडिट नोट को ओके किया, ओके करने का मतलब मेरा ITC रिवर्स, और मेरा ITC रिवर्स तो सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस, यानी अब ये वाली चीज ऑटोमेट हो गई है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये कंडीशन क्यों डाल दी हमने क्लियर कट लिख दिया, रेसिपिएंट ने अगर ITC रिवर्स नहीं किया, मतलब अगर उसने 2B के अंदर इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया मतलब वो कह रहा है मैं नहीं एक्सेप्ट करता तुम्हारा क्रेडिट नोट, मेरे को कोई क्रेडिट नोट नहीं मिला है, तो उसने ITC रिवर्स नहीं किया, तो सामने वाले सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट अपने 1 में दिखाकर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस करी थी, उसकी रिडक्शन खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि रिडक्शन के लिए जरूरी ये ITC रिवर्स होना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया लगा मैंने पिछले 5 मिनट में क्या समझाया आपको? ये सिस्टम ऑटोमेट हो गया है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है, ताकि आप जब आर्टिकलशिप में जाओ तो आपको पता लग जाए तो ये चीज कैसे चल रही है, कैसे रेसिपिएंट क्रेडिट नोट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अब हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसने ITC रिवर्स किया या नहीं किया, बेस्ड ऑन दैट हम सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस होगी या नहीं, उसको गवर्न करते हैं। बात चली रही थी इसकी, तो पहले ना मैं अगली अमेंडमेंट से पहले आपको एक बार वो बता देता हूं, ये जो GSTR2B के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। आप आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 9, छोटी सी अमेंडमेंट है जो भी आपको मैंने समझाई। GSTR2B के अंदर सेक्शन 38 से गवर्न होती है ना, पहले वर्ड लिखा था ऑटो जनरेटेड, अब ऑटो जनरेटेड वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। और अगर आपने अभी सुना पिछले 5 मिनट में मैंने क्या बोला तो आपको समझ में आ गया होगा ऑटो जनरेटेड वर्ड को क्यों डिलीट कर दिया गया है। पहले सिस्टम बड़ा सिंपल होता था, 1 अगर सप्लायर फाइल करेगा तो कॉमन पोर्टल रेसिपिएंट को 2B दिखाएगा, तुम उस 2B को देख सकते हो, इट वॉज अ रीड ओनली डॉक्यूमेंट, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, इट वॉज अ ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो कॉमन पोर्टल ने तुम्हें दिया है। अब IMS सिस्टम के अंदर तुम अपने 2B को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ एंट्री को रिजेक्ट कर सकते हो, कुछ को पोस्टपोन कर सकते हो, यानी मेरा 2B अब
रीड ओनली डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल आ गया। इससे पहले वो एंट्री मेरे 2B में आएंगी, मेरे हाथ में पावर आ गई कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसीलिए सेक्शन 38 में 2B के आगे जो ऑटो जनरेटेड वर्ड था उसको डिलीट कर दिया, और उसके अंदर भी मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट नहीं रह गया। आईएमएस सिस्टम के अंदर अब 2B पे हमारा कंट्रोल आ गया है। आईएमएस सिस्टम जो मैंने आपको पूरा समझाया ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है जी। बट आईसीआई ने अभी अपनी किताब में पढ़ाना शुरू नहीं किया। क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अभी आईएमएस सिस्टम के अंदर ना एक छोटी सी पॉइंट है कि अगर तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया अपने 2B के अंदर तो सारी एंट्री डी में एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो जिस बंदे को नहीं पता, नॉलेज नहीं है आईएमएस सिस्टम की, वो उसके लिए अभी भी 2B ऑटो जनरेटेड होके आ रही है। क्यों? लॉ ने पोर्टल ने आपको ऑप्शन दिया, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पोस्टपोन करना है। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो सारी ट्रांजैक्शन डीम्ड एक्सेप्ट हो गई, तो उसको आज भी ऑटो जनरेटेड जैसी फीलिंग आ रही है। तो एक तरह से कुछ लोगों का कहना है कि आईएमएस सिस्टम ऑप्शनली चल रहा है आज की डेट में, दैट इज व्हाई आईसीआई पढ़ा नहीं रहा है। बट उसको लेकर बैकड्रॉप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको समझने में थोड़ा समझ अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट बाकी जो रीजन था मैंने आपको समझा दिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड, एंड इट इज विद रिगार्ड टू द टॉपिक ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको पता है 15 सबसेक्शन 3 में कवर होते हैं। डिस्काउंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई अलाउड होते हैं, उनके लिए कंडीशन तो बड़ी सिंपल होती है कि इनवॉइस पे डिस्काउंट को अलग से दिखाओ और अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू में से लेस कर लो। बट वो डिस्काउंट जो सप्लाई होने के बाद दिए जाते हैं, बेसिकली पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, उनको आप ट्रांजेक्शन वैल्यू से लेस तभी कर सकते हो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, वो डिस्काउंट पहले से दोनों पार्टीज की नॉलेज में थी, दे वर एग्रीड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। सेकेंडली, हर इनवॉइस से आप उस डिस्काउंट की लिंकिंग कर सकते हो। मैंने आपको बोला था परसेंटेज बेसिस पर डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी लिंकिंग करनी आसान होती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रेसिपेंट ने अगर आईटीसी ले रखा था तो रेसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट टिपिकली क्रेडिट नोट के रूप में जाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी रह गई तो उस केस में सप्लायर अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम नहीं कर सकता, और ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम नहीं कर सकता तो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस नहीं हो पाएगी। हमारा एक ऑलरेडी सीबीआईसी का सर्कुलर था जो कहता था अगर कोई सेकेंडरी है, ईयर एंड डिस्काउंट है, जो पहले से हमें पता नहीं थे या जिनकी इनवॉइस से लिंकिंग नहीं की जा सकती क्योंकि वहां 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो ना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से लेस होंगे और ना ही उनकी वजह से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन मिलेगी। अब ये चीज तो ऑलरेडी थी, नया क्या है इसमें? मुझे एक बात बताओ, अगर सप्लायर को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेसिपेंट को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन मिलती तो रेसिपेंट को क्या करना पड़ता? आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। बट क्योंकि ये 15 सबसेक्शन 3 वाला क्रेडिट नोट नहीं है, ये 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसीलिए सप्लायर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को लेस नहीं कर सकता, तो रेसिपेंट को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस के अंदर हमने कहा था आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, बट वो क्रेडिट नोट कमर्शियल क्रेडिट नोट होगा या अकाउंटिंग क्रेडिट नोट होगा जो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए है। उससे ना तो सप्लायर के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कोई असर आएगा, ना ही रेसिपेंट के आईटीसी पे। अब ये जो चीज है ना कि रेसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ये चीज क्लियर कट पुराने वाले सर्कुलर में लिखी नहीं थी। पुराना वाला सर्कुलर सिर्फ इतना बोलता था कि सप्लायर को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या ट्रांजैक्शन वैल्यू को चेंज नहीं करनी है, हाँ वो अकाउंटिंग क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। अब नए सर्कुलर ने सिर्फ इतना क्लैरिफाई किया है कि ऐसे कमर्शियल क्रेडिट नोट के केस में सप्लायर ने क्योंकि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को लेस नहीं किया, ट्रांजैक्शन वैल्यू को चेंज नहीं किया गया, इसलिए रेसिपेंट को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई फील इसकी कोई क्लैरिफिकेशन की ऐसा जरूरत नहीं थी, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। बट लॉ में जब तक ऑब्वियस नहीं होता तब तक लड़ाई का स्कोप होता है। तो ये जो पहली अमेंडमेंट आई है, पहले क्लैरिफिकेशन आई है, इसने कुछ हमें नया नहीं बताया। हाँ, मैं एक बार समराइज करवा देता हूं आपको ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए क्लियर कट रहे। जब भी हमारा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा, ये लिख लेना आप, पहले बता रहा हूं सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ वो वाली पुराने सर्कुलर में एक लाइन लिखी नहीं थी, रेसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, उस लाइन को अब लिख दिया गया है। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपन। पहला केस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में 15 सबसेक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, 15(3) वाली कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तीनों की तीनों। इफ दैट इज द केस देन डिस्काउंट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डिस्काउंट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टीवी।
और क्योंकि डिस्काउंट टीवी से रिड्यूस किया जा सकता है तो उसका मतलब क्या होगा, सप्लायर कैन गेट, जो भी डिस्काउंट पे टैक्स बनता है, सप्लायर कैन गेट रिडक्शन फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। एंड रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स आईटीसी। और इस केस के अंदर हमारा जो क्रेडिट नोट इशू होगा इट विल बी सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट, क्योंकि ये हमारा लेजिटिमेट डिस्काउंट है जिसको लेस किया जा सकता है। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट, इसकी बात नहीं की गई सर्कुलर में। सर्कुलर में कब बात की गई है, अगर 15(3) की कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। मेरी हैंडराइटिंग यूजुअली इतनी बेकार है नहीं, मगर इस टैब में ज़्यादा गंदी लग रही है। घर पे जो मेरी टैब पड़ी है ना वो थोड़ी और ख़राब सी हो गई है उसकी स्क्रीन ना, इसलिए हैंडराइटिंग और गंदी आ रही है। ठीक है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। इस केस के अंदर डिस्काउंट कांट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, मगर कमर्शियल क्रेडिट नोट फिर भी इशू किया जा सकता है। कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड। और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करोगे तो पुराना सर्कुलर बोलता था सप्लायर वोंट गेट रिडक्शन फ्रॉम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये चीज सर्कुलर में ऑलरेडी पुराने सर्कुलर में क्लैरिफाइड थी। नए सर्कुलर ने बस एक लाइन और बोल दी, क्योंकि सप्लायर ने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस नहीं करी, रेसिपिएंट नीड नॉट रिवर्स आईटीसी। यानी रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स तभी करना होता है अगर वो सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट हो। सेक्शन 34 वाला क्रेडिट नोट तभी होगा अगर 15(3) की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं दूसरी क्लैरिफिकेशन पे। दूसरी क्लैरिफिकेशन बताने के लिए मैं आपको ना दो केसेस बना के देता हूं। पहले केस यहां पर सारा कुछ ऊपर प्रिंटेड है, सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है जी, बाद में लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। ये है सैमसंग, ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसने टीवी या एसी कुछ बेचा। मैंने एसी का एग्जांपल ले रखा है। किसको बेचा, मिस्टर डी को। मिस्टर डी सैमसंग का एक डीलर है। अच्छा, वो सिर्फ सैमसंग का टीवी एसी नहीं रखता, सबके सारे एसी रखता होगा। ये आगे इसको बेचता है किसको, ये फाइनल कस्टमर है। ये कौन है, अल्टीमेट कस्टमर है। दिस इज कॉल्ड फाइनल कस्टमर या अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है जी, मान लेते हैं एसी सैमसंग ने डी को 50,000 का बेचा था और इसने आगे जो टीवी है वो बेचा कितने का, 60,000 का। अब ना होता क्या प्रैक्टिकली, मिस्टर डी ना कई बार सेल निकाल देता है। सैमसंग मिस्टर डी को बोलता है भाई तुम ना आगे थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दो, हम अगले आने वाले दिनों में डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो ये 60,000 पे कई बार 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे देता है कस्टमर को। ठीक है जी, और ये कस्टमर से कहता था कि 60 की जगह मैं तुमसे पैसे कितने लूंगा, सिर्फ 55,000 रुपए लूंगा, हमारा एसी सस्ता हो गया है। और उधर से वो कहता था सैमसंग को, अरे भाई मैंने आगे डिस्काउंट दे दिया, हमको भी थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो सैमसंग मिस्टर डी को क्या करता था, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे देता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे देता है 5,000 रुपए का। ठीक है जी, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वो आमतौर पे कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू देता था। कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू दे देता था। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि कमर्शियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे सैमसंग को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन मिलेगी, मिस्टर डी को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। वो चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ना तो सैमसंग को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिडक्शन मिलेगी और ना ही डी को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं मिस्टर डी को कि तुमने वो टीवी 55 का बेचा, तुमने टीवी 60 की जगह 55 का इसलिए बेचा क्योंकि तुम्हें पीछे से सैमसंग ने एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया 5,000 रुपए का। तो अब मिस्टर डी, हम तुम्हारी इस ट्रांजैक्शन की, जो तुमने कस्टमर को ट्रांजैक्शन करी है, उसकी टीवी 55,000 नहीं, 55,000 प्लस 5,000 मानेंगे। उसने बोला क्यों, मेरे को तो कस्टमर से 55 मिले हैं। कह रहे ध्यान से पढ़ कंसीडरेशन की डेफिनेशन। कंसीडर की डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा है, कंसीडरेशन सिर्फ रेसिपिएंट से नहीं, कंसीडरेशन थर्ड पर्सन से भी फ्लो कर सकता है। तो सरकार का यह कहना है कि मिस्टर डी को 55,000 तो
कस्टमर से मिले, मगर 5,000 रुपए उसको इनडायरेक्ट वे में सैमसंग से मिले। कैसे मिले? सैमसंग ने अपने 60,000 का जो सैमसंग ने जो 50,000 का टीवी बेचा था, एसी बेचा था, उसने 45 का कर दिया गिरा के। तो वो जो 5,000 रुपए उसने गिराए, दैट इज इनडायरेक्ट कंसिडरेशन, जिससे इन्फ्लुएंस होकर मिस्टर डी ने अब वो एसी 60 का नहीं 55 का बेचा। ये आर्गुमेंट था कि कस्टमर से जो 55 आए उसमें 5,000 रुपए का जो डिस्काउंट मिल रहा है पीछे से, वो भी हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? डिस्काउंट ऐड क्यों कर देंगे? आप अगर कॉमर्स समझते नहीं हो तो आप कहोगे सर डिस्काउंट तो लेस होता है, ऐड क्यों करा रहे हो? वो आर्ग्यूमेंट सुनो क्या कह रहा है प्रॉपर ऑफिसर। वो कह रहा है 55,000 तो मुझे कस्टमर से मिले और 5,000 रुपए मुझे सैमसंग ने बेनिफिट दे दिया। कैसे बेनिफिट दे दिया? उसने मुझसे 50 लेने थे पुराने, उसने कहा 50 की जगह 45 दे देना भाई। वो जो 5,000 रुपए का क्रेडिट नोट मिला है ना, वो एक तरह की इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर, जिससे मोटिवेट होकर मैंने आगे एसी 60 नहीं 55 का बेचा है। तो वो 5,000 रुपए एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है। ये चीज पूछी गई सीबीआईसी से, क्या ये 5,000 रुपए इस 55,000 की कंसिडरेशन में ऐड होंगे? सीबीआईसी ने जवाब दिया नहीं, ये 5,000 रुपए ऐड नहीं होंगे। ध्यान से देखो सीबीआईसी ने क्या बोला। उसने बोला ये दोनों, ये क्यों कह रहे हो कि सैमसंग का एसी है? सैमसंग तो मैन्युफैक्चरर है। यहां पर दो ट्रांजैक्शन हुई हैं, दिस इज सप्लाई नंबर 1, दिस इज सप्लाई नंबर 2। जब सप्लाई नंबर 1 हो गई तो अब ये प्रोडक्ट मिस्टर डी का है। तो ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है। आप ये नहीं बोल सकते कि पहली वाली ट्रांजैक्शन में मिला हुआ डिस्काउंट सेकेंड वाली ट्रांजैक्शन की इनडायरेक्ट कंसीडरेशन है। तो उन्होंने बोला दीज आर टू इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, सैमसंग टू डी एंड डी टू एंड कस्टमर। डिस्काउंट बाय सैमसंग टू मिस्टर डी आर नॉट लिंक्ड टू एनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी जो डी ने करी है, एंड इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन। हां, ये कंसीडरेशन में ऐड नहीं हो सकता। मगर साथ साथ इन्होंने एक और चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? बड़ी ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला अगर मान लो सैमसंग का एंड कस्टमर के साथ, देखो ट्रांजैक्शन तो उन्होंने अभी भी यही करी। सैमसंग ने सामान बेचा किसको? मिस्टर डी को। सैमसंग ने मिस्टर डी को सामान बेचा, मिस्टर डी ने कस्टमर को बेचा। ये 50,000 का बेचा इसने, ये आगे इसको 60,000 का बेचने वाला था। बट अब सैमसंग ने कस्टमर के साथ एक डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लिया है, और इस एग्रीमेंट में सैमसंग ने कस्टमर को बोला है डोंट वरी, मैं तेरे को एसी सस्ता दिलवा दूंगा। कई बार ना कंपनीज ही क्या करती हैं, कस्टमर के साथ कोई ना कोई डील कर लेती हैं डायरेक्टली। जैसे मोस्ट ऑफ दी ब्रांड्स क्या करते हैं, अपनी ऐप पे ऑफर निकालते हैं। वो अलग बात है कि जब उनकी ऐप पे जाकर तुम सामान खरीदो ना, वो नहीं बेचते, अपने किसी डीलर को बोलते हैं, वो तुम्हें सामान बेचते हैं। सैमसंग की ऐप पर मोस्ट ऑफ दी सामान जो बिकता है ना, वो सैमसंग के डीलर्स बेचते हैं तुम्हें, बट वो ऐप सैमसंग मैन्युफैक्चरर चला रहा होता है। तो सैमसंग ने कस्टमर को एग्रीमेंट करा, उसने बोला डोंट वरी, मैं तुझे ये टीवी 60 का नहीं 55 का बेचूंगा। उसने अपनी ऐप पर एग्रीमेंट कर लिया। फिर उसने डी को बोला 60 नहीं 55 का दे, मैंने ना वादा कर रखा है उसको। डीलर ने बोला मैंने थोड़ा वादा किया, तुम कैसे वादा कर सकते हो? कस्टमर को मैं सामान बेच रहा हूं, तुम कैसे वादा कर सकते हो? बट ऐसा ब्रांड्स करते हैं। वो मैन्युफैक्चरर कई बार कस्टमर को डायरेक्टली अपनी ऐप के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू वादा कर देते हैं कि हम तुम्हें ये चीज 55 की दिलवाएंगे। दिलवाते अपने डीलर से हैं, और बदले में क्या करते हैं, डीलर को कहते हैं चल यार रो मत, मैं तेरे को ना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा हूं। वो उसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे देता है। वो कहता है मैं तेरे को 5,000 सस्ता दूंगा ताकि तू अब आगे कस्टमर को सस्ता दे। इस केस में ध्यान दो, मिस्टर डी ने कस्टमर को सस्ता इसलिए दिया है क्योंकि पीछे से उसको 5,000 का डिस्काउंट मिला है, और यहां पर हमारा सीबीआईसी बोलता है कि यहां पर ये 5,000 रुपए इस 55,000 में ऐड कर दिया जाएगा। तो जब मिस्टर डी टैक्स पे करेगा, वो पूरे 60,000 पे टैक्स पे करेगा, इवन इफ कस्टमर से 55,000 मिला है, बट 5,000 रुपए इनडायरेक्ट कंसीडरेशन है जो उसको पोस्ट सप्लाई के रूप में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रूप में मैन्युफैक्चरर से मिली है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे लिए दो केसेस अलग अलग कैसे हुए। अगर सैमसंग और कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कस्टमर डायरेक्टली डीलर की दुकान पे चढ़ा, डीलर ने उसको 55,000 का दे दिया, और सैमसंग ने भी पीछे से उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया डीलर को, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। पहली वाली ट्रांजैक्शन अलग है, दूसरी वाली अलग है। आप इस पहले वाले डिस्काउंट को दूसरी ट्रांजैक्शन की कंसिडरेशन में इनडायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आप उसे इनडायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मान सकते। बट अगर मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली एंड कस्टमर से एक एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें उसने एंड कस्टमर को पहले से प्रॉमिस कर दिया है
कि तेरे को ये चीज 5,000 के डिस्काउंट में मिलेगी, और अब वो डीलर को कहता है कि तू उसको 5,000 का डिस्काउंट देते, तू उससे सिर्फ 55,000 रुपए ले, और बदले में मैं तुझे 5,000 रुपए दे देता हूं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के रूप में। तू मुझे 50,000 देने वाला था ना, 50 मत दियो, 45 दे दियो। तो यहां पर मिस्टर डी को एक तरह से 5,000 इनडायरेक्टली मिले हैं। किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में 55 कस्टमर से आए, 5,000 मैन्युफैक्चरर से आए। इन सच केसेस द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू द डीलर for supplying goods at a discounted rate to the end customer will be included in the overall consideration, and उसके ऊपर मिस्टर डी को टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। थर्ड चीज, फिर से ऐसा सेम केस आया, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। लेट्स से सैमसंग ने फिर से एसी बेचा 50,000 रुपए का डीलर को। डीलर है मिस्टर डी। डीलर आगे एसी बेचता है किसको? एंड कस्टमर को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, डीलर अपने लोकल एरिया में प्रमोशन भी करता है। डीलर अपने एरिया में लोकल प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है। किसकी? सैमसंग के एसी की। अब वो क्यों करेगा सैमसंग के एसी की प्रमोशन? वो तो हिताची का भी बेच सकता है, वो तो वोल्टास का भी बेच सकता है, वो तो गोदरेज का भी बेच सकता है, वो तो किसी और कंपनी का भी बेच सकता है। सैमसंग आमतौर पे उसको बोलता है प्लीज प्रमोशन कर यार, तेरी सेल बढ़ेगी। तो कई बार सैमसंग ना उसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे देता है। वो कहता है भाई तूने ना मेरी अपने मन तूने जेन्युइनली एफर्ट करा है मेरा प्रोडक्ट बेचने का। तू चाहता तो किसी और कंपनी का ऐसे ही बेच सकता था, बट तूने अपने एरिया में, अपने लोकल एरिया में मेरे एसी की, जो सैमसंग की एसी है उसकी प्रमोशन करी। तो जा, अब तेरे को डिस्काउंट दिया। तूने जो मुझसे 50,000 का एसी लिया था, तूने 5,000 रुपए दे दियो। यहां पर आप समझ गए होगे, पीओ ने बोला यहां पर मिस्टर डी ने प्रमोशनल एक्टिविटी करी है सैमसंग के लिए, और सैमसंग ने कंसीडरेशन पे करी है डिस्काउंट के रूप में, क्रेडिट नोट के रूप में। अकॉर्डिंगली इट इज अ सप्लाई बाय मिस्टर डी टू सैमसंग। समझ रहे हो? पहला क्लेम उसका क्या था कि पहले उसने कोशिश करी जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आ रहा है उसको समहाउ आगे वाली कंसीडरेशन में जोड़ दूं, कि क्योंकि सैमसंग से डिस्काउंट मिला इसीलिए हमने आगे डिस्काउंट दिया। पहला तो उनका वो क्लेम था। अगला क्लेम उसने क्या कोशिश करा, उसको समहाउ इस पे डिस्काउंट पे टैक्स लगाना था। उसने क्या बोला, क्योंकि ये डीलर अपने लोकल एरिया में प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा है और सैमसंग के लिए कर रहा है, इसीलिए सैमसंग इसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है, और इस वजह से हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को कंसीडरेशन मान के चलेंगे। किसकी? प्रमोशनल एक्टिविटी की। डी ने सैमसंग की प्रमोशनल एक्टिविटी करी और उसको डिस्काउंट के रूप में कंसीडरेशन मिली। यहां पर सीबीआईसी ने बोला नहीं, ये सामान इस ट्रांजेक्शन में डी का हो चुका है। तो डी अगर प्रमोशन कर रहा है वो सैमसंग ब्रांड के एसी की प्रमोशन कर रहा है, बट गुड्स तो उसी के पास ही है ना। तो उन्होंने ये पूरी तरह से क्लेम वो कर दिया कि ये प्रमोशनल एक्टिविटी डी सैमसंग के लिए कर रहा है। उन्होंने बोला अगर सेल प्रमोशन एक्टिविटीज अल्टीमेटली एनहांस द सेल ऑफ गुड्स ऑफ द डी हिमसेल्फ। अब एक बार तुमने सैमसंग से सैमसंग का एसी खरीद लिया तो अब वो एसी तुम्हारा हो गया ना। यू आर नाउ गोइंग टू द सेलर ऑफ दैट एसी। तो अगर तुम सैमसंग ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हो, तुम्हारी ही तो सेल बढ़ेगी। इसीलिए इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बदले में कोई भी सर्विस नहीं मानी जाएगी। ऐसा कहीं नहीं बोल सकते कि ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी, एक सप्लाई थी और पोस्ट सप्लाई इसकी कंसीडरेशन थी, बिकॉज इस प्रमोशनल एक्टिविटी से डी के खुद के सामान की सेल बढ़ेगी। रीजन, एक बार वो एसी डी ने खरीद लिया, वो डी का एसी है, उससे डी की सेल बढ़ेगी, और अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला यहां पे कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है। बट यहां भी डिस्क्लेमर क्या दे दिया, अगर ऐसा कोई अलग से एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, जहां पर क्लियर कट लिखा है कि डी ये प्रमोशनल एक्टिविटी करेगा, को ब्रांडिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करेगा, कस्टमाइजेशन करेगा, और क्लियर कट कंसीडरेशन भी डिफाइंड है जो सैमसंग उसे पे करेगा, इन दैट केस प्रमोशनल एक्टिविटी की सर्विस को माना जाएगा। जस्ट बिकॉज कोई एग्रीमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज डी ने प्रमोशनल एक्टिविटी कर दी और तुमको इस वजह से सैमसंग ने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे दिया, नहीं, क्योंकि डी की प्रमोशनल एक्टिविटी से डी की सेल बढ़ रही है, क्योंकि लास्ट में कस्टमर को तो कौन बेचने वाला है, डी बेचने वाला है। तो यहां पर भी सारी बात घूम फिर के किस पे आ गई, क्या प्रमोशनल एक्टिविटी करने का अलग से एग्रीमेंट है या अलग से एग्रीमेंट नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्रक्स बताऊं ना, तो दोनों क्लैरिफिकेशन ये कहती हैं अगर अलग से एग्रीमेंट है तो उसको हम कंसीडरेशन में ऐड करेंगे, अलग से एग्रीमेंट नहीं है तो आप अपने आप उस डिस्काउंट को इनडायरेक्ट कंसीडरेशन नहीं मान सकते।
ठीक है जी, ये हमारा था डिस्काउंट को लेकर सर्कुलर आया जो। इसके बाद दो चार छोटी छोटी अमेंडमेंट्स और हैं, वो जल्दी से बता देता हूँ। 17 सबसेक्शन 5 के अंदर एक हमारी एंट्री आती है जहां पर हम बोलते हैं अगर हमने कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदे हैं और उससे हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का आईटीसी अलाउ नहीं होगा। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने प्लांट और मशीनरी को बाहर कर रखा है, प्लांट और मशीनरी को। प्लांटर मशीनरी की डेफिनेशन दे रखी है, प्लांटर मशीनरी के अंदर उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी प्लांटर मशीनरी में आएगा, बट ये चीजें प्लांटर मशीनरी में नहीं आएंगी, जिसमें बिल्डिंग भी हमारी प्लांटर मशीनरी के कवर नहीं होती है। तो हमने बोला था स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग अगर है तो वो प्लांटर मशीनरी के अंदर कवर नहीं होगी, वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगी, उसको बनाने के लिए आईटीसी डिनाई रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोविजन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आईटीसी डिनाइड होता है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर प्लांटर मशीनरी के लिए हम कोई गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आईटीसी अलाउड होता है। अब अगर हम यहां पर ध्यान दो, इतना तो बारीकी में हमने कभी देखा ही नहीं, अदर देन प्लांट और मशीनरी लिखा था और नीचे डेफिनेशन प्लांट एंड मशीनरी थी। यहां पर और था ऊपर लैंग्वेज में, और नीचे डिफाइन करते समय एंड आ गया था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कलेश हो गया। ठीक है जी, कलेश क्या हो गया, एक फेमस जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की सफारी रिट्रीट्स नाम से, आपको वो जजमेंट नहीं पढ़नी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉ बनाने वालों ने यहां पर और लिखा है और यहां पर एंड लिखा है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, इसलिए उन्होंने बोला ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है प्लांट एंड मशीनरी वाली, हम इस डेफिनेशन को नहीं मानते, क्योंकि ऊपर प्लांट एंड मशीनरी वर्ड तो लिखा ही नहीं, ऊपर तो क्या लिखा है प्लांट और मशीनरी। तो उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन बनाई प्लांट और मशीनरी की, उन्होंने इस डेफिनेशन को मानने से मना कर दिया। वो कह रहे नीचे तो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, एक्सेप्शन में किसको डाला है, प्लांट और मशीनरी को। तो उन्होंने बोला प्लांट और मशीनरी की हम अपनी खुद की डेफिनेशन बनाते हैं। एंड उस डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि अगर एक बिल्डिंग बनाई है आपने और उस बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ाया है, तो उस बिल्डिंग को भी हम प्लांट मान लेंगे, जबकि लॉ ने क्लियर कट बोल रखा है बिल्डिंग प्लांट में नहीं आएगी। बट वो कह रहे हैं वो डेफिनेशन तो प्लांट एंड मशीनरी की है, लॉ में एक्सेप्शन तो किसकी है, प्लांट और मशीनरी की। समझ रहे हो, एंड और के चक्कर में कलेश मचा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए हमने क्या किया, हमने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी है और हमने बोला भाई गलती होगी माफ कर दो, और गलती से रह गया था प्लांट और मशीनरी की जगह वर्ड क्या लिख दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी। वेरी स्मॉल माइन्यूट अमेंडमेंट, एग्जाम के लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है इसकी, ये सब इसलिए डाली है कि आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के चक्कर में कलेश चल रहा था, और वो सारा कलेश इस चक्कर में था कि एक जगह और लिखा था और एक जगह क्या लिखा था, एंड लिखा था। हमने कहा दोनों जगह एंड लिखो। आज से हम क्लियर कट बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में कभी भी बिल्डिंग कवर नहीं होती। तो तुमने अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करी है, वो बिल्डिंग किसी भी प्रकार की हो, बिल्डिंग का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बिल्डिंग बाहर होती है। तो वो जो और वर्ड गलती से लिखा था वो दोनों जगह हमने एंड कर दिया। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। अदरवाइज आप पहली नजर में इस अमेंडमेंट को देखोगे, आप कहोगे पता नहीं पागल हो गए लॉ बनाने वाले, और की जगह एंड करे जा रहे हैं फालतू में। ये अमेंडमेंट आपको ऑलरेडी बता दी। 2B के अंदर ऑटो जनरेटेड वर्ड हटा दिया गया है। इसके अलावा अमेंडमेंट नंबर 10 जो है एनुअल रिटर्न की, ये हर साल अमेंडमेंट आती है। सेक्शन 44 के हिसाब से एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है कुछ लोगों, मतलब कुछ लोगों को बाहर कर रखा है, जैसे कि सीटीबी को नहीं करनी होती, टीडीएस वालों को नहीं करनी होती, हमारा कॉम्पोजिशन वालों को नहीं करनी होती, इन सबको ऐसे करते करते एनुअल रिटर्न से बाहर कर रखा है। बाकी सबको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। जीएसटीआर 9 फॉर्म नंबर होता है, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है। अब सेक्शन 44 के अंदर अपने आप में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा वालों को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। सेक्शन 44 पढ़ोगे तो एवरी पर्सन हैज टू फाइल एनुअल रिटर्न, मगर ये साथ साथ उसके अंदर ना एक प्रोवाइजो है जहां पर हमने कमिश्नर को पावर दे रखी है कि कमिश्नर चाहे तो एनुअल रिटर्न कुछ लोगों के लिए नॉन मैंडेटरी यानी ऑप्शनल कर सकता है। इस पावर को यूज करके हर साल एक लिमिट प्रिस्क्राइब की जाती है 2 करोड़ की, और यही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि 2 करोड़ से कम एग्रीगेट टर्नओवर जिन लोगों की है उन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होती। ये चीज सेक्शन में लिखी, ये चीज कमिश्नर हर साल नोटिफाई करता है। तो एज ऑलवेज प्री फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी वो नोटिफिकेशन आई है, 2 करोड़ से कम वालों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हमने क्लास में भी पढ़ा था, बट इट्स एवरी डे एवरी ईयर थिंग दैट एवरी ईयर दैट नोटिफिकेशन कम्स। इस बार ये नोटिफिकेशन में हमें खास बात क्या लगी, इन्होंने फाइनली ना ये अपनी पॉलिसी बना ली है कि 2 करोड़ से नीचे वालों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करवानी। तो इस बार ना इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स वर्ड लिखा है। तो मुझे लगता है अगले साल से बार बार नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक तरह से परमानेंटली हो गया कि 2 करोड़ से कम वाले लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नो अमेंडमेंट एज सच, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन जो हर साल के लिए आती थी। आखिरी पॉइंट हमारा अमेंडमेंट नहीं है, ये एक तरह की डिलीशन है। हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, उसमें सेक्शन नंबर 12 होता है जो हमारा बेसिकली किसकी बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताता है।
इसके अंदर अलग अलग सबसेक्शंस आते हैं और लास्ट सबसेक्शन है 12 सबसेक्शन 14। 12 सबसेक्शन 14 लगता है अगर हम एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हैं और हमारा रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, वहां पर जिस भी स्टेट के अंदर एडवर्टीजमेंट सर्विस हुई है वो स्टेट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। बट अगर हम सेम एग्रीमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर सर्विस दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट टू द गवर्नमेंट, और मल्टीपल स्टेट्स में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो क्या करें? तो दो केस हमारे यहां पर थे। पहला, हमने हर स्टेट के लिए जो अमाउंट है वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रखा है। अगर एग्री कर रखा है, जितना हर स्टेट के लिए एग्री कर रखा है, हर उसको अलग अलग सप्लाई माना जाएगा, अलग अलग इनवॉइस आएगा, अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी। बट अगर हमने एग्रीमेंट में अलग अलग स्टेट के लिए कितना अमाउंट है वो नहीं एग्री कर रखा, हमने लमसम बोल दिया 2 करोड़ रुपए की ऐड करेंगे, जो 5 स्टेट्स आपने बोली 5 स्टेट्स के अंदर ऐड करवा देंगे आपकी, तो क्योंकि यहां पर बाइफर्केट नहीं कर रखी वैल्यू, तो उस वैल्यू को बाइफर्केट करने के लिए, क्योंकि पांचों का पीओएस तो अलग आएगा ना, 5 अलग अलग इनवॉइस रेज करने पड़ेंगे 5 स्टेट में अगर ऐड करी है, उस बाइफर्केशन को करने के लिए रूल नंबर 3 होता है। और रूल नंबर 3 के अंदर डिटेल्ड प्रोविजन थे। प्रिंट मीडिया में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, एसएमएस के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, रेलवे टिकट पे ऐड कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे ऐड कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन था सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे वो कंसोलिडेटेड कंसीडरेशन का बंटवारा करना है। फाइनली आईसीआई ने क्या किया है, सिर्फ यहां तक लिख के छोड़ दिया अपने नई बुक में जो मई 26 के लिए मॉड्यूल आया है, जो रूल 3 के अंदर बाइफर्केशन थी आगे अलग अलग केसेस, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में से डिलीट क्या हुआ है। ये आपकी बुक है, इस बुक के अंदर आप आएंगे पेज नंबर 3.32 पे। ठीक है जी, 3.32 सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 समझा रखा है पहले तो यहीं तक की, फिर आगे ना इसके बाद रूल 3 को डिटेल में समझा रखा था, न्यूज़पेपर वाला केस समझा रखा था, फिर ऐसे करते करते प्रिंटेड मटेरियल वाला केस समझा रखा था, हर किसी के साथ साथ एक इलस्ट्रेशन भी डाल रखी थी। ये सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं। कहां से कहां तक डिलीट हो गया है? यहां से स्टार्ट करोगे आप डिलीट करना, और ये जो पूरा रूल 3 के अलग अलग केसेस थे टिल यू कैन कम टू पेज नंबर, हर किसी का एक एक इलस्ट्रेशन कराई थी यार, मेरे को याद है पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटा लग गया था इस रूल को। यस 3.36 यहां तक आपका सब कुछ डिलीट हो गया है फाइनली। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज एक्सपेक्टेड कि आईसीआई डिलीट कर देगा, क्योंकि आईसीआई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा था। मैंने अपनी तरफ से हर चीज के अंदर एक एक इलस्ट्रेशन बनाई है। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन बैंक में भी 2-3 क्वेश्चन डाले थे, सीए फाइनल से बोरो करके डाले थे मैंने, बट फाइनली आईसीआई ने डिसाइड करा है कि भाई रूल यहीं तक बता देते हैं, बस रूल 3 को आगे फर्दर डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो टू दैट एक्सटेंट अच्छी बात है, हमारा सिलेबस खत्म हुआ। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी अमेंडमेंट वीडियो। ज्यादा अमेंडमेंट्स इस बार नहीं आई, मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के चक्कर में थोड़ा अच्छे से ये वीडियो को बनाया। बट अगर आप बाय एंड लार्ज देखोगे ना, आउट ऑफ ऑल दी अमेंडमेंट्स कुछ तो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट थी। मेरे हिसाब से 3 ढंग की अमेंडमेंट है, 2 पे तो इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। ठीक है जी, एक वो लोकल डिलीवरी वाली और एक ये जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं सारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ये भी मेरे सॉरी ये नहीं वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, ये भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताई। ये 3 अमेंडमेंट ढंग की है, बाकी सारी तो कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेटरी नेचर थी। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वीडियो हमारी अलग आएगी, उसके अंदर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स डिस्कस करिए होंगे। मिलते हैं आपसे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वीडियो के अंदर। पढ़ाई करते रहिए भाई, ठीक है। अमेंडमेंट्स आपका टेक केयर कर लिया हमने, बट पढ़ाई करनी आपकी काम है। तो बाकी जो सारा 99.9% सिलेबस है वो कवर करना है। मैराथन वगैरह ऑलरेडी हमारे चैनल पे पढ़े हैं, उनसे रिवाइज कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। दैट इज माई एडवाइस टू यू। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।